हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोगों की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलो उन स्टडीज को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं और आज हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स का एक क्विक रिवीजन करेंगे। ये वो टॉपिक्स है जो जनरली स्टूडेंट्स छोड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप करके जाते हो तो ये आपके लिए एज अ बोनस काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट इनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव क्या है AS1 का? बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। कंपैरिजन कर सकते हो आप किस किस का, डिफरेंट एंटरप्राइजेस का सेम अकाउंटिंग पीरियड के लिए, और किसका कंपैरिजन कर सकते हो आप, सेम एंटरप्राइज का डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स के लिए। ठीक है, अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर करते हो। अकाउंटिंग पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है? द अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर्स टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स। क्या आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, उनको अप्लाई करने का मेथड क्या है। अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे कि एग्जांपल, इन्वेंट्री को आप फीफो बेसिस पे भी वैल्यू कर सकते हो, वेटेड एवरेज पे भी। ये आपका क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप डायरेक्ट मेथड से बना रहे हो, इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे हो, क्या है आपका अकाउंटिंग पॉलिसी है। डिस्क्लोजर आपको कैसे करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है ये। ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को आपको एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाना है। बोर्ड रिपोर्ट, एजीएम कुछ नहीं, पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाना है। एंड शैल नॉर्मली बी डिस्क्लोज्ड इन वन प्लेस। उनको स्कैटर नहीं करना, एक ही प्लेस पे डिस्क्लोज करना है। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, आप अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड करते टाइम क्या चीजें, क्या फैक्टर्स अपने माइंड में रखोगे। कंसिडरेशंस दैट गवर्न सिलेक्शन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी आर प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटेरियलिटी। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिज्म अप्रोच रखनी है, हमें क्या देखना है, एसेट्स और इनकम ओवरस्टेट नहीं होनी चाहिए। एंड प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नॉन एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज, हम कंजर्वेटिज्म अप्रोच रख के चलते हैं। एग्जाम्पल, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। हम किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी करते हैं? प्रूडेंस कंसेप्ट। कहाँ पे पढ़ाएंगे हमने? AS2 में, जो भी हम आगे रिवाइज भी करेंगे डिटेल में। बट वो कह रहे हैं एक्सरसाइज ऑफ प्रूडेंस डज नॉट परमिट क्रिएशन ऑफ हिडन रिजर्व। प्रूडेंस कह के आप हिडन रिजर्व नहीं बना सकते। सपोज आपको कोई केस पता है कोर्ट के, जो आप 100% जीतने वाले, तो उसके लिए प्रोविजन बना के क्या करोगे? तो प्रूडेंस कंसेप्ट का मतलब ये नहीं है कि आप हिडन रिजर्व बनाओ। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, दूसरा फैक्टर है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब कि आपको जो भी ट्रांजेक्शन्स और अदर इवेंट्स है उनको अकाउंट फॉर करना है इन अकॉर्डेंस विद देयर सब्सटेंस एंड फाइनेंशियल रियलिटी एंड नॉट मेयरली बाय देयर लीगल फॉर्म। एग्जांपल, 31 मार्च से पहले आपने अपना एसेट किसी पर्सन को सेल कर दिया, ठीक है, उस पर्सन को सेल करा, उसको उसका पोजीशन दे दिया, उससे आपको पैसे मिल गए, सब कुछ हो गया, सिर्फ लीगल रजिस्ट्री नहीं हो पाई किसी भी रीजन से, वो आपकी हुई जाके 5 अप्रैल को। तो 31 मार्च को वो जो एसेट है वो आप अपनी बुक्स में नहीं दिखाओगे, वो आप दिखाओगे एसेट सोल्ड, और उससे आपको जो भी मतलब एडवांस वगैरह आएगा वो दिखा दोगे, और जो आपका एसेट है उस पर आप अपना प्रॉफिट P&L में बुक कर लोगे। दैट इज योर सब्सटेंस ओवर फॉर्म। बेशक अभी आप उसके लीगल ओनर हो, बट हम यहाँ पे लीगलिटी को इग्नोर करके फाइनेंशियल रियलिटी देखेंगे। मटेरियलिटी, लास्ट हम क्या फैक्टर कंसीडर करते हैं? मटेरियलिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम, मतलब जो भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन ऑफ यूजर्स। लेकिन फ्रॉड के केस में एक स्मॉल अमाउंट भी आपका मटेरियल होता है। फ्रॉड के केस में एक स्मॉलर अमाउंट भी आपका मटेरियल होता है एंड कैन इंडिकेट अ सीरियस फ्लो इन एंटरप्राइज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कुछ क्वांटिटेटिव लिमिट्स बता रखे हैं आपको मटेरियलिटी की। वैसे तो मटेरियलिटी आपका रिलेटिव कंसेप्ट हो सकता है, कोई किसी चीज के लिए, किसी के लिए रिलेटिव हो, किसी के लिए मटेरियल हो, किसी के लिए ना हो, लेकिन कुछ जगह आपकी क्वांटिटेटिव लिमिट्स है। क्या? एक तो आपका होता है कि कोई भी कंपनी का इनकम या एक्सपेंडिचर जो उसके 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या 1 लाख विच एवर इज हायर से एक्सीड करता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का 1% और ₹1 लाख विच एवर इज हायर से अगर कोई ज्यादा आपका इनकम या एक्सपेंडिचर है तो मटेरियल है, सेपरेटली डिस्क्लोज करो। या फिर अगर कोई कंपनी है जिसमें कोई पर्सन ने 5% से ज्यादा शेयर होल्डर होल्ड करेगी, तो उस पर्सन का नाम और नंबर ऑफ शेयर सेल्ड आपको अलग से बताना है। अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज हो रहा है तो उसको कैसे डिस्क्लोज करना है? सबसे पहले आप देखोगे, इस चार्ट को समझते जाओ। अगर वो चेंज मटेरियल है करंट पीरियड में, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे क्या हम उसका अमाउंट असरटेन कर सकते हैं। अमाउंट पता है तो अमाउंट आपको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। मटेरियल इन करंट पीरियड, अमाउंट असरटेन, अमाउंट टू बी डिस्क्लोज। बट मटेरियल इन करंट पीरियड है और उसको अमाउंट डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते करोगे? फैक्ट डिस्क्लोज कर दोगे, करंट पीरियड है। आपने देखा करंट पीरियड में मटेरियल नहीं है लेकिन फ्यूचर में मटेरियल हो सकता है, तो फ्यूचर के आपको आज अमाउंट तो नहीं पता लेकिन फैक्ट तो पता है ना कि आपने पॉलिसी चेंज करी, तो फैक्ट को आप डिस्क्लोज करोगे करंट पीरियड में करोगे, फ्यूचर पीरियड का वेट नहीं करोगे। फिर आपका आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। अकाउंटिंग एजम्पशन मतलब अकाउंटिंग करते टाइम हम ये चीजें मान के चलते कि आपने फाइनेंशियल्स में ये फॉलो करी होंगी।
मेमोरी टेक्निक है आपकी सीएजी कैग हम पढ़ते हैं ना, ऑडिट में पढ़ते हैं, सीएजी से आप याद रख सकते हो। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है। गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है, आपकी एक अजम्पशन होती है कि बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन इन फॉरसीएबल फ्यूचर, नीदर देयर इज इंटेंशन देयर इज नीड टू मटेरियली curtail द स्केल ऑफ ऑपरेशंस। ना तो आपकी इंटेंशन है ना आपको नीड है बिजनेस को बंद करने की या कम करने की, ठीक है। तो आपको सफिशिएंट रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट करना पड़ता है, एडुकेट प्रोविजन बना के रखना पड़ता है। जब आपका गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं होता तो आप फाइनेंशियल्स किस पे बनाते हो, लिक्विडेशन बेसिस पे, वो भी हम पढ़ेंगे अभी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, आप सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करते हो सिमिलर ट्रांजेक्शन्स के लिए ईयर ऑन ईयर, जिससे आपकी कंपेरेबिलिटी बढ़ती है। जैसे सपोज आप पिछले साल फीफो के बेसिस पे इन्वेंट्री वैल्यू कर देते हो तो अभी भी फीफो पे करोगे। चेंज कब कर सकते हो, जब या तो लो ने बोला है, कोई एएस में चेंज होगा उसने बोला है, या फिर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट को लग रहा है बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, एक्रूअल बेसिस मतलब ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड एज सून एज दे अकर। हम किसका वेट नहीं करते, कैश रिसीट या कैश पेमेंट का वेट नहीं करते, एक्रूअल बेसिस पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं। नो रेवेन्यू शैल बी रिकॉग्नाइज्ड अनलेस द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ कंसिडरेशन इज रीजनेबली सर्टेन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब आपका आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। अजम्पशन का मतलब क्या होता है, जो चीज हम फॉलो करके चलते हैं। तो एक्रूअल, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, ये हम फॉलो करके अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम ये मान के चलते हैं। तो इफ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस आर फॉलोड, हाँ फॉलोड ही है, तो हम तो अज्यूम भी कर रहे थे कि फॉलोड है, नो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। However, fundamental accounting assumption is not followed, the fact shall be disclosed। इसमें आपके ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं, वो पूछेंगे कि फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption फॉलो नहीं हो रही तो क्या आपको बताना पड़ेगा, यस बताना पड़ेगा। अगर फॉलो हो रही है तो क्या बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा। बेसिक चैप्टर था AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर आपका आता है AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। सबसे पहले इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है। AS2 डिफाइंस इन्वेंट्री एज एसेट्स हेल्ड फॉर, एसेट्स होते हैं आपके हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिससे कि लैपटॉप डीलर के लिए लैपटॉप इन्वेंट्री है। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है। और फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज मतलब रॉ मटेरियल जो आपका कंज्यूम हो जाएगा, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज एंड कंज्यूमेबल्स अदर देन मशीनरी स्पेयर, सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाय इक्विपमेंट मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ पीपी। कोई आपके स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स वगैरह से पीपी की डेफिनेशन मीट करते हैं, मतलब जो मोर देन 12 मंथ्स में कंज्यूम होंगे पीपी, विद इन 12 मंथ्स कंज्यूम हो जाएंगे इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्रूशियल क्यों है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है आपका P&L कैलकुलेट करने में, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने में, ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट आता है आपका। फिर आपका आता है एक्सक्लूजन्स फ्रॉम स्कोप ऑफ AS2। AS2 किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता। पहला, वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी कॉन्ट्रैक्ट अंडर प्रोग्रेस है, AS7 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन अगर कोई रॉ मटेरियल आपका पड़ा है साइट पे, जैसे कि सीमेंट हो गया, टायर्स, ब्रिक्स, व्हाटएवर, उस पे आपका AS2 एप्लीकेबल होगा, रॉ मटेरियल पे आपका AS2 एप्लीकेबल होता है। वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर सर्विस प्रोवाइडर्स का कोई वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे डॉक्टर है उसका ऑपरेशन इन प्रोग्रेस है, कोई सी के थ्रू आपकी कोई शिप जा रही है, वो अभी वॉयज इन प्रोग्रेस है, अभी मतलब समुद्र में आधे रास्ते पहुंची है, उस पर AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, उनके पास जो मटेरियल पड़ा है, जैसे कि आपके पास कोई स्टोर्स कंज्यूम्ड वगैरह है, या फिर मतलब फ्यूल्स, कुछ खाने पीने का सामान शिप पे पड़ा है जो वॉयज इन प्रोग्रेस में है, तो उस पर आपका AS2 एप्लीकेबल होगा। शेयर्स, डिबेंचर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे AS2 एप्लीकेबल नहीं होगा। प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल ऑयल्स एंड गैसेस, इन पे आपका AS2 एप्लीकेबल नहीं होता। प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर, अगर इनका होलसेलर या रिटेलर है तो आपका AS2 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फिर आपका आता है मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को मेजर कैसे करना है। रॉ मटेरियल को हम किस पे मेजर करते हैं, कॉस्ट पे। सिर्फ एक केस में हम इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे मेजर करते हैं, कब, जब फिनिश गुड्स जो है आपका लॉस पे सेल होने वाला है। लॉस पे सेल होने वाला है मतलब कि उसका जो कॉस्ट है वो किससे ज्यादा है, उसके NRV से। जब फिनिश गुड्स की NRV कॉस्ट से कम होती है, मतलब कि फिनिश गुड्स किस पे है, लॉस पे सेल होने वाला है, तो हम रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। रॉ मटेरियल शैल बी वैल्यूड एट कॉस्ट if finished goods are sold at or above cost, otherwise at replacement cost। finished goods and work in progress को किस पे मेजर करते हैं, lower of cost और NRV। NRV का मतलब realizable value less selling expenses, मतलब कि selling price minus selling expenses। और अगर वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस का तो कोई सेलिंग प्राइस होता नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस के केस में हम फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस लेते हैं, तो हमें एक एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी लेस करना पड़ता है, किसके केस में, वर्क इन प्रोग्रेस का NRV निकालने में, ठीक है। कॉस्ट कैसे आती है,
कॉस्ट ऑफ परचेज, कन्वर्जन, अदर कॉस्ट, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज मतलब परचेज प्राइस, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स लेस कर दो। नॉन रिकवरेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस को ऐड कर दो, ठीक है। रिकवरेबल जीएसटी वगैरह ऐड नहीं करना, नॉन रिकवरेबल वाले ऐड कर दो, और सारे अदर डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स को ऐड कर दोगे। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या है, डायरेक्टली मटेरियल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे तो एक्चुअल कैपेसिटी पे सपोज 10,000 यूनिट्स आपकी प्रोड्यूस हुई थी और पर यूनिट आपका 2 की वेरिएबल ओवरहेड्स थी, 20,000 ऐड कर दो। फिक्स्ड ओवरहेड्स आपको फिक्स्ड एक लमसम अमाउंट दे रखा होगा, इट इज अब्सॉर्ब्ड ऑन नॉर्मल प्रोडक्शन एक्सेप्ट व्हेन एक्चुअल प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन नॉर्मल प्रोडक्शन। और आपके 1 लाख के फिक्स्ड ओवरहेड्स हुए तो आपको इसको डिवाइड करना है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। पर यूनिट कॉस्ट के लिए आप कितनी यूनिट से डिवाइड करोगे, एक्चुअल और नॉर्मल, विच एवर इज हायर, ठीक है। अब आपका पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगा, जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुई उससे मल्टीप्लाई कर दो। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपके। सबसे पहले एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट हमने देखा, फिक्स्ड ओवरहेड्स बाय नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर, जो आपका क्या आ जाएगा, रिकवरी रेट आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में कितना जाएगा, एक्चुअल प्रोडक्शन जितनी प्रोडक्शन हुई इंटू रिकवरी रेट। अनएलोकेटेड ओवरहेड जो आपके एब्जॉर्ब नहीं हुए इन्वेंट्री, वो कहाँ पे चार्ज हो जाएंगे, आपके पीएनएल अकाउंट में। अदर कॉस्ट में क्या क्या आता है आपका, कॉस्ट ऑफ डिजाइन एटसेट्रा आता है। इंटरेस्ट और बोरोइंग कॉस्ट आप कब ऐड कर सकते हो, जब आपको AS16 अलाउ करे आपका एसेट, अगर आपकी इन्वेंट्री क्वालिफाइंग एसेट है, अदरवाइज वो पीएनएल में जाता है। एक्सचेंज डिफरेंसेस आर नॉट टेकन एट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, इनको हम कहाँ पे चार्ज करते हैं, एज पर AS11 पीएनएल में चार्ज कर देते हैं। अमोर्टाइजेशन ऑफ इन्वेंट्री टेकन एज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, अगर वो डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। फिर आपका एक टॉपिक आता है इसमें, जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स। आपका क्वेश्चन आया था मई 24 में। जॉइंट प्रोडक्ट्स आपके क्या होता है, डाटा प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस। आपका ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस था, इससे आपके कुछ प्रोडक्ट्स बन गए, यहाँ तक कॉमन प्रोसेस था, इससे आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स बने A, B, C, तो दिट इज योर जॉइंट प्रोडक्ट्स। तो इसके केस में यहाँ तक कि आपकी जॉइंट कॉस्ट है, तो इनको आपको एलोकेट कैसे करना है अभी वो पढ़ेंगे। बाय प्रोडक्ट्स क्या होता है, इंसिडेंटल या सेकेंडरी प्रोडक्ट्स मेड इन मैन्युफैक्चरिंग। आपका एक कोई छोटा सा क्या बन गया था, बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब कि कोई इनसिग्निफिकेंट वैल्यू को जो आप बना नहीं रहे थे। ABC तो आपने इंटेंशनली बनाए, बाय प्रोडक्ट इंसिडेंटल प्रोडक्ट है। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो ग्रॉस जॉइंट कॉस्ट निकाल लो, ये आपकी जो टोटल कॉस्ट लगी ग्रॉस सबको ऐड कर दो, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जो भी कॉस्ट लगी ऐड कर दो। अब आपको नेट जॉइंट कॉस्ट निकालनी है। नेट जॉइंट कॉस्ट कैसे निकलेगी, उसमें से NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट लेस कर दो, सेल ऑफ स्क्रैप लेस कर दो। ये जो बाय प्रोडक्ट था ना, इसकी NRV मतलब कि सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, जो आपका अमाउंट आया NRV वो लेस कर दो, और कोई स्क्रैप आपका सेल हुआ है वो लेस कर दो, ठीक है। आपकी नेट जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी। NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट कैसे आएगी, सेल्स वैल्यू निकालो, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बाय प्रोडक्ट इनटू सेलिंग प्राइस, सेल्स वैल्यू आ जाएगी, उसमें से क्या लेस कर दो आप, सेलिंग एंड प्रोसेसिंग अदर एक्सपेंसेस वो लेस कर दोगे, NRV ऑफ बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। कोई प्रॉफिट दे रखा है आपको बाय प्रोडक्ट पे, उसको इग्नोर कर दो क्योंकि वो ऑलरेडी NRV में इंक्लूड हो जाएगा। अब आपकी नेट जॉइंट कॉस्ट आएगी, उसको एलोकेट कर दो, किस वैल्यू पे, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन। इस वैल्यू पे, इस पॉइंट पे इन सबकी जितनी सेल्स वैल्यू है उस रेशियो में उसको एलोकेट कर दो। कैसे एलोकेट करोगे, सेल्स वैल्यू एट सेपरेशन आपको दे रखा होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इनटू सेल्स प्राइस, आपका सेल्स वैल्यू आ जाएगा, शेयर इन नेट जॉइंट कॉस्ट, टोटल जॉइंट नेट जॉइंट कॉस्ट जो हमने स्टेप 2 में निकाली थी, डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स वैल्यू ऑफ A एंड B इनटू सेल्स वैल्यू ऑफ A इनटू सेल्स वैल्यू ऑफ B। इस तरह से आप अपनी एलोकेट कर दोगे। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालोगे, आपका शेयर इन नेट जॉइंट कॉस्ट आ गया कि आपने वो A, B, C इन पे कितनी एलोकेट करी है, उस कॉस्ट को टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड कर दोगे, आपकी पर यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। पर यूनिट की कॉस्ट को आप क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका May 24 वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, एग्जाम का क्वेश्चन है। फिर आपका आता है एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जो आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। ये भी आपका अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया था। अब नॉर्मल अमाउंट्स ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, ये आपका कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। स्टोरेज कॉस्ट अनलेस द प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स स्टोरेज, अगर अल्कोहल है या फिर आपका राइस वगैरह, ये तो स्टोरेज जरूरी है, लेकिन अगर स्टोरेज जरूरी नहीं था, आपने वैसे स्टोर कर रखा, वो इंक्लूड नहीं होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंटरीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स लिखा है, नहीं ऐड होगा। लेकिन अगर वो नेसेसिटी था उनको प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में लाने के लिए, जैसे कभी कभी वो क्या कहते हैं, फ्रेट को लिख देता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में, दैट वाज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स इंटेंडेड लोकेशन और कंडीशन, वो इंक्लूड होगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती, ठीक है। अब हमने बोला था नॉर्मल लॉस नहीं आएगा। अब नॉर्मल लॉस आप कैलकुलेट कैसे करते हो, आप देखोगे कि आपकी यूनिट्स ऑफ नॉर्मल वेस्ट कितनी है। आपने टोटल जितनी इनपुट यूनिट्स करी थी, सपोज आपने 5000 यूनिट्स
टोटल इनपुट था उसमें से आपका 5% कितना हो गया नॉर्मल वेस्ट, तो आपका 250 यूनिट्स तो आपका नॉर्मल वेस्ट होता था। अब आप निकालो एबनॉर्मल वेस्ट कितना हुआ, आप कह रहे हो एक्चुअल लॉस हो गया आपका 300 यूनिट्स का, जिसमें से 250 तो आपकी नॉर्मल लॉस था, तो 50 यूनिट्स का आपका एबनॉर्मल लॉस हो गया। टोटल कॉस्ट देख लो कि आपने ये जो 5000 यूनिट्स खरीदी थी इसमें टोटल कॉस्ट कितनी लगी थी, 5000 इंटू जितना भी आपका प्राइस था, प्राइस पर यूनिट, इस ये करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, ये तो हमारी कॉस्ट थी जो हमने सेलर को पे करी है, लेकिन इसमें से कुछ तो नॉर्मल लॉस की थी ना, वो तो हमें पता था लॉस होना ही होना है, हमें पता है कि हमने 5000 यूनिट्स खरीदी है लेकिन हमारे को 250 तो नॉर्मल लॉस होएगा ही, तो हमें 4750 ही मिलने वाली थी। तो आप इसको डिवाइड कितने में कर दो, 4750 में। टोटल कॉस्ट कैलकुलेटेड इन स्टेप 3 डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल वेस्ट। जो भी आपकी कॉस्ट आएगी यहाँ पे टोटल कॉस्ट आएगी, उसको टोटल यूनिट्स 5000 माइनस 250 4750 यूनिट से डिवाइड कर दो। अब आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसे आएगी, एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू कॉस्ट पर यूनिट, जो आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाली उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आपकी 4750 में से 50 का एबनॉर्मल लॉस भी हुआ था तो 4700 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई थी, 4700 यूनिट्स इंटू कॉस्ट पर यूनिट। एबनॉर्मल लॉस कितना आ गया, यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल इज 15 यूनिट्स इंटू ये जो आपने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करी, इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपका नॉर्मल लॉस आ जाएगा। कॉस्ट मेजरमेंट की टेक्निक्स क्या होती है, फीफो, वेटेड एवरेज, स्टैंडर्ड मेथड, डिटेल मेथड। मतलब आप कह रहे हो कि अगर अलग अलग डेट्स पे अलग अलग रेट से आपने परचेज करा है तो आप कैसे बताओगे कि कौन सा हमें क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा सामान लेना है। फीफो के केस में अगर आपको क्वेश्चन में जो बता रखा होगा उसके अकॉर्डिंग लोगे। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्लोजिंग स्टॉक विल कंसिस्ट ऑफ लेटेस्ट परचेज यूनिट, जो सबसे लास्ट में परचेज करेंगे उसमें से मानेंगे क्लोजिंग स्टॉक है। जैसे कि सपोज आपने एक परचेजेस करी थी 5000 यूनिट्स की, फिर उसके बाद परचेजेस करी थी 10,000 यूनिट्स की, और आपको बोला है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 13,000 यूनिट्स, तो आप कहेंगे 10,000 ये बच रहा है, 3,000 पिछले वाले से बच रहा है, क्योंकि इनके हो सकते हैं प्राइजेस अलग अलग हो। ठीक है, तो आपको 10,000 इंटू 92 लेना है, 3,000 इंटू 90 लेना है। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मतलब टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, एक वेटेड एवरेज प्राइस निकाल लो, उसको क्लोजिंग स्टॉक यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो आपको स्टैंडर्ड गिवन होगा कि पर यूनिट इतनी कॉस्ट आती है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। रिटेल मेथड क्या होता है, जो जनरली रिटेल बिजनेस में लगता है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे आती है, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस का टोटल कर लो, जो आपको कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आपके पास कितने कॉस्ट का सामान अवेलेबल था उसमें से लेस कर दो कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप लेस कर दोगे। ठीक है, सेल्स तो सेल्स वैल्यू होगी, उसकी कॉस्ट कितनी थी वो लेस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। अगर आपका कोई भी वैल्यूएशन मेथड में चेंज हो रहा है, वो आपका चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होता है, हम AS 5 में पढ़ेंगे। आपके कुछ NRV पे पॉइंट्स हैं। NRV आपका कंपैरिजन करना होता है आइटम बाय आइटम बेसिस। अगर आपको 4-5 आइटम्स दे रखे, सुन के अलग अलग कॉस्ट दे रखी, अलग अलग NRV दे रखी, तो आप आइटम बाय आइटम बेसिस देखोगे, लोअर ऑफ कॉस्ट है NRV, जो भी लोअर होगा वो लिखते जाओगे, लास्ट में उनका टोटल आपकी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होगा। NRV आपको हर बैलेंस शीट डेट पे एस्टिमेट करनी है, फ्लक्चुएशंस आप कंसीडर करोगे अगर उसकी कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, और असेसमेंट हर बैलेंस शीट डेट पे करने की, ये नहीं कि पिछले साल NRV इतनी थी वही ले लो, हर बैलेंस शीट पे आप एस्टिमेट करोगे। ठीक है जी। फिर आपका आता है AS 4, इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत छोटा सा AS है, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट। आपने बोला ये आपका फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल से 31 मार्च का। अब 31 मार्च के बाद EGM तो कभी फ्यूचर डेट पे होगी, मतलब कि आपके सितंबर से पहले हो जाएगी, तो आपने बोला कि यहाँ पे बोर्ड अप्रूवल की जो डेट है 15 जून, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके बोर्ड अप्रूवल तक की डेट के बीच में अगर कोई इवेंट्स होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। तो आप क्या कहते हो कि आपको ना उसको हो सकता है एडजस्टिंग, हो सकता है नॉन एडजस्टिंग, पता कैसे चलेगा। सबसे पहले तो देखो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या है, मतलब कि स्कोप क्या है AS 4 का। Those significant events, both favorable and unfavorable, that occur between balance sheet date and the date on which financial statements are approved by board और corresponding approving authority। 31 मार्च से लेकर जब तक आपका अप्रूवल नहीं होता, अप्रूवल के बाद की बात कर रहे हैं तो उसको तो AS 4 से हटा दो। उसको अभी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करना होता है, एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग। अगर उसकी कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट पे तो वो क्या हो जाएगा, एडजस्टिंग। कंडीशन एग्जिस्ट करती थी मतलब कि जैसे एग्जांपल ले लो, बैड डेट्स हो गए आपके बैलेंस शीट डेट के बाद, आपने किसी डेटर के लिए प्रोविजन बना रखा था 31 मार्च को, 5 अप्रैल को जाके वो बैड डेट्स में कन्वर्ट हो गया, तो प्रोविजन तभी तो बनाया होगा ना, मैं चांसेस होंगे उससे पैसे नहीं मिलेंगे, तो कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। थेफ्ट ऑफ कैश और फ्रॉड ड्यूरिंग करंट ईयर, करंट पीरियड 31 मार्च से पहले कोई चोरी होगी
पता आपको मई में जाके लगी, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले। तो चोरी तो 31 मार्च को हो चुकी थी, कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, और आपको डिटेक्ट कब हो गया, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले। एक चीज याद रखना, अगर वो डिटेक्शन अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद हुआ है तो AS4 में कवर नहीं होगा, लेकिन अगर पहले हो गए अप्रूवल से पहले तो वो एडजस्टिंग इवेंट होगा। लीगल स्यूट फाइल बिफोर बैलेंस शीट डेट, एडजस्टिंग इवेंट होगा। एडजस्टिंग मतलब इसको आप एसेट लायबिलिटीज में एडजस्ट कर देंगे 31 मार्च को। नॉन एडजस्टिंग क्या होता है, जिसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी बैलेंस शीट डेट पे, जैसे कि प्लांट गॉट डैमेज ड्यू टू अकरेंस ऑफ फायर। 10 अप्रैल को फायर लगी तो 31 मार्च को थोड़ी ना पता था कि फायर होने वाली है, तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो जाएगा। डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कोई आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, 31 मार्च तक सब सही चल रहा था, एकदम से उसकी वैल्यू डिक्लाइन हुई मई में जाके, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। 31 मार्च से पहले सिर्फ नेगोशिएशंस हुए थे और कुछ नहीं हुआ था एग्रीमेंट वगैरह, दैट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका, हम कब मानते कंडीशन एग्जिस्ट होती थी, जब आपका कोई एग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया 31 मार्च से पहले। तो एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी आफ्टर बैलेंस शीट डेट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लीगल सूट फाइल आफ्टर बैलेंस शीट डेट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इनका आपको क्या करना होता है, सिर्फ डिस्क्लोजर देना होता है नोट्स टू अकाउंट्स में। कुछ स्पेशल केसेस, फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हुआ आफ्टर बैलेंस शीट डेट, फाइनल डिविडेंड पे करा है, मतलब डिक्लेयर हुआ, बैलेंस शीट डेट क्या, तो क्या 31 मार्च को आपके ऊपर कोई लायबिलिटी थी? नहीं, कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो इट इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी एट बैलेंस शीट डेट, ओनली डिस्क्लोजर इन नोट्स। ठीक है, फिर आपका आता है गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आ रहा है। सपोज आपका लॉस बाय फायर हो गया 15 मई को जाके, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले, तो आप देखोगे आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है या नहीं। अभी हमने AS1 में पढ़ा था, इट इज एन अकाउंटिंग अजम्पशन। तो अगर आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है या नहीं, आपको ये चेक करना है। वैसे तो आपका लॉस बाय फायर नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन अगर आपका बिजनेस ही बंद होने वाला है तो आप सिर्फ डिस्क्लोजर देके थोड़ी ना छोड़ोगे। तो आप देखते हो कि इन केस गोइंग कंसम्पशन अजम्पशन इज वैलिड और नॉट। अगर वैलिड नहीं है तो आपके फाइनेंशियल्स किस पे बन जाएंगे, लिक्विडेशन बेसिस पे, जो हम फ्रेमवर्क वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, राइट। तो आप बोलोगे अगर लॉस बाय फायर आपसे पूछा तो हाउ विल यू राइट इट कि लॉस बाय फायर इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, however the management shall evaluate whether the going concern is affected or not. If the going concern assumption is not valid, then it will become an adjusting event. Contingencies मतलब क्या होता है, जिसकी कोई कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी लेकिन उसके होने के चांसेस आपके लेस देन 50% है। याद रखना, कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करती थी, होने के चांसेस 50% से कम है, तो हम एज पर AS29 उसको एडजस्ट नहीं करते, उसका सिर्फ डिस्क्लोजर कर देते हैं। कंटिंजेंट लॉस हम क्या करते हैं, प्रोवाइड, इट इज प्रूडेंट टू प्रोवाइड फॉर दैट लॉस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, however there is insufficient evidence for estimating the amount। हम AS29 में पढ़ते हैं कि अगर आप अमाउंट डिटरमाइन नहीं कर पा रहे तो प्रोविजन नहीं बनाते, सिर्फ उसको डिस्क्लोज कर देते, जैसे गारंटीज, ऑब्लिगेशन अराइजिंग फॉर डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज आर डिस्क्लोज बाय वे ऑफ नोट्स। कंटिंजेंट गेन को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते अनलेस इट इज वर्चुअली सर्टेन, इट इज नॉट अ कंटिंजेंसी, अकाउंटिंग फॉर गेन इज एप्रोप्रिएट। ठीक है, ये आपका एक एग्जांपल है स्टडी मेट का, जो अभी आपका MTP जनवरी 25 में भी आया था। अगर आपके कोई चेक्स इशू हुआ है अप्रैल में, अप्रैल 2023 में, जिसकी डेट कब की है, 31 मार्च है, उससे पहले की, तो हम उसको एडजस्टिंग इवेंट नहीं बोल देंगे कि सिर्फ डेट 31 मार्च की है, क्योंकि आपका कोई बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी और कोई आपका मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज भी नहीं हुआ है, तो आपको उसको एडजस्ट करने की नीड नहीं है। ठीक है, देन आपका आता है AS5 क्या, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऑब्जेक्टिव क्या है AS5 का, कुछ ऐसी आइटम्स जिसको हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, P&L में लिखना है लेकिन कुछ सेपरेट डिस्क्लोजर देना है। क्या क्या होता है आपका, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज मतलब जो पार्ट ऑफ बिजनेस है, और रिलेटेड एक्टिविटीज, एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मर्केंडाइज, लॉस ऑन सेल ऑफ अनसोल्ड इन्वेंटरी। एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होती है, जो ऑर्डिनरी आइटम से रिलेटेड होती है लेकिन एक्सेप्शनल, कुछ ऐसे साइज या नेचर की होती है जो हम कहते हैं हमारे यूजर्स को अलग से पता होनी चाहिए, जैसे कि सैलरी पे करना इज अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, लेकिन अगर आपकी सैलरी वेजेस में रेट्रोस्पेक्टिव चेंज हुआ है तो आप उसको क्या बोलोगे, एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम्स आर आइटम ऑफ इक्वल एक्सपेंसेस विद इन प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज बट ऑफ सच साइज, नेचर और इंसिडेंट दैट देयर डिस्क्लोजर इज रेलिवेंट, इट शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली। अगर आपकी सैलरी पिछले 10 साल से रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज होगी तो आप एकदम से थोड़ी ना सैलरी एक्सपेंस इतना ज्यादा दिखा दोगे, आप उसको एक्सेप्शनल आइटम बोल के सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे। कुछ आपके एग्जांपल्स है, जैसे राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरीज टू NRV एंड इट्स रिवर्सल, डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और PP। अगर 2-4-5 हज़ार छोटी मोटी अमाउंट है, नॉर्मली दिखा दो,
सिग्निफिकेंट अमाउंट है, मतलब ये आपकी मैनेजमेंट डिटरमाइन करती है कि एक्सेप्शनल है या नहीं है, डिपेंड्स ऑन साइज एंड नेचर। Legislative changes having retrospective application, restructuring activities, litigation settlements, other reversal of provisions. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होती है, जो एकदम ही इनफ्रीक्वेंट इन नेचर होती है और बिजनेस से बिल्कुल डिस्टिंक्ट होती है, जैसे कि लॉस बाय फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो हो सकता है सालों में कभी जाके, और हो कभी भी ना हो, ये भी हो सकता है किसी भी बिजनेस में, तो बिल्कुल ही आपका क्या होता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली। इसको भी आप सेपरेटली डिस्क्लोज करोगे। एग्जांपल, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एंटरप्राइज, लॉस बाय अर्थक्वेक और फायर। ठीक है, ये आपको नेचर ऑफ बिजनेस से डिटरमाइन करना पड़ता है। जैसे कि इंश्योरेंस क्लेम मिलना किसी एंटरप्राइज के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस क्लेम पे करना इज अ ऑर्डिनरी एक्टिविटी। अच्छा जी, आगे बताते हैं प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम मतलब आपकी गलती, मेकिंग मिस्टेक्स। अगर आपने पिछले किन्हीं भी सालों में कोई गलती करी थी, कुछ टोटल में मिस्टेक कर दिया, कुछ ओमिशन कर दिया, एरर कर दिया, कैलकुलेशन एरर है, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स है, दैट इज योर प्रायर पीरियड आइटम, जो आपकी गलती है। ठीक है, इट शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। जनरली इनफ्रीक्वेंट इन नेचर होता है, क्योंकि गलती जो एक बार की जाए वो गलती होती है, जो बार बार की जाए वो इंटेंशनल होता है, तो इनफ्रीक्वेंट इन नेचर होता है। इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। जैसे हम बोल रहे थे कि डेप्रिसिएशन हम मशीनरी सोच रहे थे 20 साल चलेगी, लेकिन हमें कुछ टाइम बाद पता चला कि नहीं, वो तो सिर्फ 10 साल ही चल पाएगी, तो हमारी गलती नहीं है, वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। ठीक है, हमें आगे पढ़ेंगे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। गलती क्या होती है, हमने सोचा था 20 साल, अभी भी 20 साल की लाइफ मान रहे हैं, लेकिन गलती से अकाउंटेंट ने 20 की जगह 15 साल मान के डेप्रिशिएट कर दिया, 2 साल मान के कर दिया, तो गलती से हुआ है, दैट इज एन एरर, दैट इज अ प्रायर पीरियड आइटम। अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज क्या होता है, एस्टिमेट क्यों चेंज हो सकता है, इट मे बी चेंज बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस। आपने कोई चीज सोची थी जापानीज, निकली वो चाइनीज। आपने सोचा था 20 साल चलेगी, चली वो 2 साल, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। स्क्रैप वैल्यू आपने सोची थी इसकी लास्ट में 2 लाख की बच गई एक्चुअल में 5,000, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। ठीक है, हमने अपने अकॉर्डिंग बेस्ट इन्फॉर्मेशन, बेस्ट नॉलेज और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करा था, लेकिन इन फ्यूचर कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज चेंज हुई, तो उसके कारण चेंज हुआ, दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं इसके, यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है, डेप्रिसिएशन के मेथड चेंज हो रहे हैं, दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो अगर आप क्या कर सकते हो, अमाउंट आपको पता है तो अमाउंट डिस्क्लोज करो, नहीं पता तो फैक्ट डिस्क्लोज कर दोगे। ठीक है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यूजफुल लाइफ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आपके चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं। जैसे ये आपका एग्जांपल है, इसके केस में क्या हुआ था, आपने 10 इयर्स की यूजफुल लाइफ मानी थी, लेकिन 5 साल बाद आपको पता चला कि सिर्फ 2 साल और चल सकती है, तो आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रायर पीरियड आइटम बट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगले केस में क्या, अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन गलत लगा दी, कैलकुलेशन ही गलत कर दी, दैट इज अ प्रायर पीरियड आइटम। अच्छा, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी का आप क्या करते हो, अभी पढ़ा था AS1 में, हमें क्या करना होता है, रेफर AS1 फॉर डेफिनेशन, सब कुछ आप AS1 में मिलेगा कि आपको अगर अमाउंट पता है तो अमाउंट डिस्क्लोज कर दो, नहीं पता तो फैक्ट डिस्क्लोज कर दो, फ्यूचर में मटेरियल, अभी मटेरियल नहीं है तो सिर्फ फैक्ट डिस्क्लोज कर दो। कुछ 2 चीजें हैं जो आपकी ना चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी होती, ना चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होती। क्या, एक तो अडॉप्शन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर इवेंट्स और ट्रांजैक्शन दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम प्रीवियसली अकरिंग इवेंट्स और ट्रांजैक्शन, जो एकदम ही अलग है प्रीवियस इवेंट से, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेच्युटी स्कीम बाय एन एम्प्लॉयर इन प्लेस ऑफ एडहॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू अप्लाइज ऑन रिटायरमेंट। एडहॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट की जगह आपने एक फॉर्मल रिटायरमेंट प्लान बना दिया, नीदर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट। नई अकाउंटिंग पॉलिसी बना दी कुछ ऐसे इवेंट्स के जो पहले होते ही नहीं थे। सपोज हम AS3 में पढ़ते हैं कि आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो OPC को नहीं बनाना होता या स्मॉल कंपनी को नहीं बनाना होता। तो पहले आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी थी, आपको कैश फ्लो बनाना ही नहीं था। अब आपकी कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन मीट नहीं करती तो आपको कैश फ्लो बनाना है। अब आपने चूज करा कि डायरेक्ट मेथड से बनाए या इनडायरेक्ट मेथड से बनाए। ठीक है, तो अब आप फर्स्ट टाइम चूज करो, सो दैट इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। नेक्स्ट देखो, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया AS1, 4, 5। उसके बाद AS1, 2, 4, 5 4 AS पढ़ चुके हैं अभी तक हम। उसके बाद आपका आता है AS12 गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट का मीनिंग क्या होता है, गवर्नमेंट ग्रांट रेफर्स टू असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट इन कैश और काइंड टू एन एंटरप्राइज फॉर पास्ट और फ्यूचर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। गवर्नमेंट ग्रांट को हमें बुक्स में रिकॉग्नाइज कब करना है, जब आपको रीजनेबल एश्योरेंस हो दैट एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैच्ड टू इट एंड ग्रांट विल बी रिसीव्ड। अगर अबव कंडीशंस मीट होगी तो हम बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेंगे।
आपके 4 तरह के ग्रांट हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट ग्रांट एज अ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वेयर द गवर्नमेंट ग्रांट्स आर ऑफ नेचर ऑफ प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, and no repayment is ordinarily expected in respect thereof. The grants are treated as capital reserve, which can neither distributed as dividend nor considered as deferred income. अगर आपको ऐसा बोला कि बैकवर्ड एरिया में बिजनेस सेटअप करने के लिए ग्रांट मिला, कोई पर्टिकुलर एसेट वैसेट कुछ नहीं बता रहे, बिजनेस सेटअप के लिए ग्रांट मिला, दैट इज द प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। उसका आप कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देते हो, ना उससे आप डिविडेंड पे कर सकते, ना उसको डेफर्ड इनकम मान सकते। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, उसको आप ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में, गवर्नमेंट ग्रांट टू कैपिटल रिजर्व। अगर इसमें से कुछ रिफंड करना पड़ा इन फ्यूचर, कैपिटल रिजर्व टू बैंक, रिफंड का अमाउंट आप रिफंड कर दोगे बैंक से। नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स और एसेट्स प्रोवाइडेड कंसेशनल रेट्स, अगर कोई एसेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया, नॉमिनल वैल्यू पे दिखा दो, कोई कंसेशनल रेट पे मिल गया तो एक्विजिशन कॉस्ट पे दिखा दो। क्लियर? प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटिंग टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, अगर कोई स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ग्रांट है उसका क्या करेंगे? आप देखोगे कि आप उस एसेट को अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड था, जैसे कि लैंड, तो उसको तो आप किसकी भी ट्रांसफर कर देते हो कैपिटल रिजर्व में, सेम ट्रीटमेंट एज प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड ग्रांट था तो 2 मेथड्स आप फॉलो कर सकते हैं। पहला है एसेट रिडक्शन मेथड, दूसरा हम पढ़ते हैं डेफर्ड अमोर्टाइजेशन मेथड। अमोर्टाइजेशन मेथड या डेफर्ड ग्रांट मेथड। पहला देखो रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड मतलब in this method amount of grant is reduced from cost of asset and depreciation is charged on such reduced cost. सबसे पहले आपको एसेट परचेज करना है, एसेट टू बैंक, सपोज एसेट परचेज कर लिया 50 लाख का, ग्रांट रिसीव करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, एग्जांपल 20 लाख का। अब इस गवर्नमेंट ग्रांट से एसेट की कॉस्ट को लेस कर दो, 20 लाख से एसेट कम हो जाएगा, तो एसेट कितने का बच गया? 50 माइनस 20 इक्वल्स टू 30। अब इस 30 पे आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। अज्यूमिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, तो आपका हर साल का ग्रांट, हर साल की वो कितना हो जाएगा डेप्रिसिएशन? 3 लाख का। ठीक है, इस डेप्रिसिएशन को पीएनएल से चार्ज कर दो। आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ एसेट देखोगे 50, कुछ सेल्वेज वैल्यू थी, जैसे इस एग्जांपल में हमने 0 अज्यूम करी तो उसको लेस कर दो, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव 20 लेस कर दिया और आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट आ गया था 30। लेकिन इन केस आपको गवर्नमेंट ग्रांट कुछ साल बाद मिला है, 3 साल बाद मिला, 3 साल तक तुम नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगा रहे हो ना, 3 साल तक तुम 50 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3, 15 लाख का डेप्रिसिएशन लगा चुके होंगे। उसके बाद ग्रांट मिला है तो अब तक जितना डेप्रिसिएशन लगा था वो भी लेस कर दो। अगर फ्यूचर में आपका ग्रांट रिफंड हो गया, अगर आपका फ्यूचर में ग्रांट रिफंड होता है तो हम उसको एसेट की कॉस्ट में वापस ऐड कर देते हैं, क्योंकि जब ग्रांट मिला था तो हमने लेस करा था, रिफंड हो गया तो ऐड कर देंगे इन केस ऑफ एसेट रिडक्शन मेथड। तो अगर आपका दे रखा है कि कोई ग्रांट रिफंड हुआ है तो वापस ऐड कर दो, ये जो अमाउंट बचेगी इस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे आगे के सालों के लिए। अच्छा, ग्रांट अगर आपका रिसीव्ड और रिफंड हुआ आफ्टर फ्यू इयर्स, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज चार्ज प्रोस्पेक्टिवली ऑन रिवाइज्ड बुक वैल्यू ओवर रिवीलिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। अगर आपका एसेट में जो ग्रांट है कुछ साल बाद मिला या कुछ साल बाद रिफंड हो रहा है तो जो डेप्रिसिएशन चेंज होगा वो प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे होगा रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। पिछले सालों में आपको कुछ चेंज नहीं करना। डेप्रिसिएशन निकलता कैसे? एसएलएम मेथड में तो अमाउंट ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, और डब्ल्यूडीवी में आप परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हो। रिफंड ऑफ ग्रांट, अगर आपकी ग्रांट की वैल्यू रिफंड हो रही है तो आप क्या करोगे? एसेट को इंक्रीज कर दो, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, फिक्स्ड एसेट डेबिट हो जाएगा, एसेट इंक्रीज हो रहा है, पेमेंट कर रहे हो आप, याद रखना यहाँ पे ना हम कभी कभी टू गवर्नमेंट ग्रांट लिख देते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं, आप तो एक्चुअल पेमेंट कर रहे हो ना, आपके पास तो पैसे जा रहे हैं, टू बैंक अकाउंट कर दोगे। नेक्स्ट मेथड है गवर्नमेंट ग्रांट, हम कह रहे हैं एसेट में से रिड्यूस नहीं करना तो सेपरेट अकाउंट में डाल दो। इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ ग्रांट इज नॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, ग्रांट इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। ठीक है, हम क्या करते हैं? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट में जो बैलेंस डाला उसको अमोर्टाइज कर देते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट में। सपोज आपका 20 लाख का ग्रांट था, 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ थी, हर साल आप 2-2 लाख की इनकम मानते जाओगे और डेप्रिसिएशन पूरे 50 लाख के अकॉर्डिंग निकालोगे। जो भी बैलेंस बचेगा डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में अनअमोर्टाइज उसको रिजर्व्स इन सरप्लस में दिखाओगे। जैसे फर्स्ट ईयर 2 लाख इनकम मान ली, 18 लाख बचा, रिजर्व्स इन सरप्लस में दिखा दो। जर्नल एंट्रीज आपकी सेम रहेगी जो ऊपर पड़ी है, एक्सेप्ट थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में हमने क्या करा था? गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट करा था ना, अब हम कह रहे हैं एसेट को आप तो आपको रिड्यूस करना नहीं है तो गवर्नमेंट ग्रांट को एक सेपरेट अकाउंट में डाल दो, गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। ठीक है, और इसको हर साल आप अमोर्टाइज कर दोगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, हर साल 2-2 लाख की आप इनकम पीएनएल में क्रेडिट कर दोगे। इस केस में क्या डेप्रिसिएशन में कोई चेंज आएगा? नहीं, डेप्रिसिएशन हमारा नॉर्मली कॉस्ट पे निकलेगा।
डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अफेक्टेड ड्यू टू रिसीट ऑफ रिफंड ऑफ ग्रांट। रिफंड ऑफ ग्रांट के केस में डेप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एसेट को पहले आपने लेस ही नहीं करा तो वापस ऐड नहीं करोगे। एसएलएम मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। डब्ल्यूडीवी है तो कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन। रिफंड ऑफ ग्रांट, अगर आपको ग्रांट रिफंड करना है तो क्या करोगे? अगर आपका रिफंड का अमाउंट अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड क्रेडिट से कम है, सपोज आपका 20 लाख का ग्रांट था, 10 इयर्स की लाइफ थी, हर साल आप कितना अमोर्टाइज कर रहे थे? 2 लाख का। आफ्टर 4 इयर्स अभी तक आप कितना अमोर्टाइज कर चुके होंगे? 8 लाख का। तो बैलेंस कितना बच रहा होगा? 12 का। अगर आपसे 12 से कितना मांग लिया रिफंड, इक्वल मांग लिया या कम मांग लिया, तो आप उसमें से रिफंड कर दो। अगर 10 लाख का रिफंड है तो आप क्या करोगे? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर बचा हुआ आपका 2 लाख का बैलेंस रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में डेफर अमोर्टाइज हो जाएगा। लेकिन अगर रिफंड का अमाउंट अनअमोर्टाइज बैलेंस से भी ज्यादा है, बैलेंस आपके पास बच रहा था 12 का, रिफंड मांग लिया 15 का, तो रिमेनिंग 3 लाख आप पीएनएल से चार्ज कर दोगे। क्लियर यहाँ तक? फिर आपका आता है प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब अगर आपने कोई पीएनएल आइटम से रिलेटेड ग्रांट रिसीव करा है, जैसे कि रेंट से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, तो आपके प्रेजेंटेशन के 2 तरीके होते हैं। क्या क्या? एक तो आप उसको क्रेडिट इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इधर सेपरेटली और अंडर हेडिंग अदर इनकम, या तो उसको अदर इनकम दिखा दो, या जिस एक्सपेंस से रिलेटेड मिला उसमें से डिडक्ट कर दो। Amount of grant is spread over on SLM basis over the period of grant. If no period is mentioned, then whole amount is credited to P&L or deducted from related expenses first itself. अगर आपको बोला ग्रांट 5 साल से रिलेटेड था, सपोज आपको 50,000 का ग्रांट मिला था और आपको बोला था कि 5 ईयर से रिलेटेड है, तो हर साल आप क्या करोगे? 10,000 का ग्रांट यूज करोगे, या तो सैलरी या जो भी एक्सपेंस है उसमें से लेस कर दोगे, अदर इनकम में दिखा दोगे। और अगर ईयर्स ना दे रखे हो तो पूरा का पूरा 50,000 फर्स्ट ईयर के लिए मान लेते, ठीक है। अगर आप मान लो ग्रांट को आप सेपरेटली एज एन अदर इनकम दिखा रहे हो, तो क्या एंट्रीज होंगी? सबसे पहले ग्रांट रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अदर इनकम में उसको शो कर दूंगे। एक्सपेंस आपका पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगी। सपोज आपकी एग्जांपल लेते हैं, सैलरी का एक्सपेंस था आपका 70 लाख का, ग्रांट मिला है आपको 20 लाख का, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, उसको सेपरेटली अदर इनकम दिखा रहे हो ना, तो 20 लाख का ग्रांट रिसीव करो, 20 लाख को पीएनएल में डाल दो और सैलरी पूरी पे कर दोगे 70 लाख की और उसको पीएनएल से चार्ज कर दोगे। अगर ये आपका कुछ यूजफुल लाइफ बता रही थी, ग्रांट कितने सालों के लिए मिला, सपोज 4 साल के लिए मिला होता है, तो डिवाइड बाय 4, हर साल 5 की इनकम बुक कर लेते। अगर आप ग्रांट को रिलेटेड एक्सपेंस में से लेस कर रहे हो तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ग्रांट रिसीव करोगे 20 लाख का, एक्सपेंस की आपको पेमेंट करनी, एक्सपेंस तो पूरा जाएगा आपका 70 लाख का, लेकिन पीएनएल से कितना चार्ज होगा? 70 माइनस 20, 50 का आपका पीएनएल से एक्सपेंस चार्ज होगा और रिमेनिंग आप कहाँ से चार्ज कर लोगे? ग्रांट से 20। ये मतलब आप एक्सपेंस को पूरा 70 को राइट ऑफ करोगे और यहाँ पे आपका पीएनएल कितने से डेबिट हो जाएगा? 50 से। आई होप ये क्लियर होगा आपका। रिफंड आपका सेम हो जाएगा अमोर्टाइजेशन मेथड वाला, कि अगर आपका डेफर्ड जो अनअमोर्टाइज बैलेंस है वो रिफंड के अमाउंट से ज्यादा है तो उसमें से आप क्या कर दो? रिफंड कर दो। लेकिन अगर वो बैलेंस कम है तो रिमेनिंग जो सरप्लस है वो पीएनएल से चार्ज करोगे। आई होप ये क्लियर होगा। फिर आपका आता है AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। सबसे पहले तो ये एप्लीकेबल किस पे? नॉन एसएमसीज पे, मैंडेटरी रिस्पेक्ट ऑफ नॉन एसएमसीज एंड लेवल 1 एंटिटीज इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट्स। ये हम एप्लीकेबिलिटी वाले टॉपिक में देखते हैं। आपको सिर्फ कब प्रेजेंट करना है? ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे प्रेजेंट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सेगमेंट आइडेंटिफाई करो, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करो, सेगमेंट रिपोर्ट बना दो। इन्हीं 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को पढ़ते हैं। किस लिए पढ़ते हैं? सेगमेंट इन्फॉर्मेशन करनी क्यों, आपको सेग्रीगेटली शो करना क्यों है? परफॉर्मेंस देखने के लिए, एंटरप्राइज का रिस्क एंड रिटर्न्स देखने के लिए, इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स लेने के लिए। टाइप्स ऑफ सेगमेंट, 2 टाइप्स के सेगमेंट होते हैं, बिजनेस सेगमेंट, ज्योग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट मतलब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बेसिस पे होते हैं आपका, जैसे कि रिलायंस ट्रेंड हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया, प्रोडक्ट्स बेसिस पे। तो हम इसको क्या करते हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बेसिस पे। क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि आपका ये बिजनेस सेगमेंट एक सेगमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कैसे बताओगे कि आपका क्लॉथ है या मिल्क है, वो रिलायंस के किस सेगमेंट में जाएगा? आपको पता है क्लॉथ जो शर्ट पैंट टी शर्ट जो भी है वो सारे एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स है, तो ये सारे रिलायंस ट्रेंड में चले जाएंगे। मिल्क, ब्रेड, बटर, ये सारे ग्रोसरी आइटम्स है, ये रिलायंस फ्रेश में चली जाएंगे। तो आपने क्या देखा? इनका प्रोडक्ट और सर्विसेज सिमिलर प्रोडक्ट से, सिमिलर प्रोडक्शन प्रोसेस होने चाहिए, कस्टमर सिमिलर होने चाहिए, मेथड्स यूज टू डिस्ट्रीब्यूट सेम होना चाहिए, रेगुलेटरी एनवायरमेंट। क्या बना रहे हो? प्रोडक्ट और सर्विसेज। कैसे बना रहे हो? प्रोडक्शन प्रोसेस। किसके लिए बना रहे हो? टाइप्स ऑफ कस्टमर। उनको कैसे दे रहे हो? टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल।
और उसको ओवरऑल मैनेज क्या कर रहा है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। ये देखो अगर सिमिलर है तो एक सेगमेंट में डाल दो, डिफरेंट है तो अलग सेगमेंट में डाल दो। ज्योग्राफिकल सेगमेंट बेस्ड ऑन एरिया, जैसे कि आपने बोला रिलायंस ट्रेंड की ब्रांचेस आपने देखी दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, हर जगह की देखी और आपने देखा किसकी कितनी सेल्स, कितना इनकम, क्या सब आ रहा है, तो वो सेगमेंट वाइज इंपॉर्टेंट होगी। और इसको भी आप किसके बेसिस पे देखते हो, क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हो कि एक सेगमेंट में होना चाहिए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, स्पेशल रिस्क एसोसिएटेड क्या है, करेंसी रिस्क क्या है, जो भी इकोनॉमिक आपकी चेंजेस होते हैं। जरूरी नहीं है आपका ज्योग्राफिकल सेगमेंट की कंट्री इंडिया से बाहर हो, विद इन इंडिया भी आपके अलग अलग ज्योग्राफिकल सेगमेंट्स हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आपका क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड 3 टेस्ट हमें परफॉर्म कर रहे हैं, तो कोई भी एक टेस्ट मीट कर गया ना तो आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट है। मतलब सेगमेंट्स तो आपके 50-100 हो सकते हैं। रिपोर्टेबल मटेरियल सेगमेंट कौन से है, सबसे पहला आपका होता है एसेट टेस्ट। अगर उस सेगमेंट के एसेट्स आपके टोटल बिजनेस के सेगमेंट्स के 10% या उससे ज्यादा है, 10% और मोर है, तो आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। जैसे कि आपका सारे सेगमेंट्स का टोटल 1300 था, तो आपका इसका 10% कितना है, 130। तो 130 एसेट्स 130 से के इक्वल या ज्यादा जिस भी सेगमेंट के एसेट होंगे वो रिपोर्टेबल हो जाएगा। जैसे ए आपका रिपोर्टेबल है या नहीं है, 130 से कम है, बी रिपोर्टेबल है, सी रिपोर्टेबल है, डी रिपोर्टेबल है। सेकंड टेस्ट होता है आपका रेवेन्यू टेस्ट। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों रेवेन्यूज को इंक्लूड कर दो। एक्सटर्नल मतलब जो आउटसाइड कस्टमर्स को, इंटरनल मतलब इंटर सेगमेंट सेल्स, सारे के टोटल का 10% निकाल लो, जिस भी सेगमेंट का रेवेन्यू से ज्यादा वो रिपोर्टेबल है। ठीक है, जैसे कि आपका इंटरनल सेल्स थी, एक्सटर्नल सेल्स, टोटल सेल्स आ गई 2900, तो इसका 10% कितना हो गया 290। तो आपकी किसी भी सेगमेंट, जिसकी भी सेगमेंट की सेल्स 290 से ज्यादा होगी वो आपका क्या हो जाएगा, रिपोर्टेबल। तो इसमें तो सबकी 290 से ज्यादा है, सब रिपोर्टेबल है। प्रॉफिट लॉस और रिजल्ट टेस्ट क्या होते हैं, सारे प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट, जिस भी सेगमेंट का प्रॉफिट हो रहा है उनका टोटल कर लो, जिन जिन सेगमेंट्स का लॉस हो रहा है उनका टोटल कर लो। ठीक है, जैसे कि 300 500 टोटल 800 का प्रॉफिट, लॉस 200 100 300 का लॉस। नेगेटिव साइन इग्नोर कर दो, एब्सोल्यूट टर्म्स में देखो। अब इन दोनों में से हायर क्या है, 800 का 10% कितना है, 80। प्रॉफिट मेकिंग सेगमेंट्स का टोटल, लॉस मेकिंग सेगमेंट्स का टोटल, उनमें से हायर का 10%, 800 का 10% कितना आ गया आपका 80। तो अब जिस भी सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस 80 से ज्यादा है वो रिपोर्टेबल है। 380 से ज्यादा, ये 80 से ज्यादा, 80 से ज्यादा, 80 से ज्यादा, चारों आपके रिपोर्टेबल है। तो आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट सारे के सारे रिपोर्टेबल है। फिर वो कहते हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट शुड कवर डिस्क्लोजर ऑफ एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल सेल्स। ये जो आपकी एक्सटर्नल सेल्स हो रही है ना, आपने देखा कि क्या क्या आपके रिपोर्टेबल, अभी इस केस में तो सारे रिपोर्टेबल आ रहे हैं। अगर सपोज आपको कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं आ रहा होता तो आप देखते कि जितने सेगमेंट्स आपके रिपोर्टेबल है, फॉर एग्जांपल ए आपका रिपोर्टेबल नहीं होता, बी सी डी जो आपके रिपोर्टेबल है वो टोटल एक्सटर्नल सेल्स का एटलीस्ट 75% कवर कर रहे होने चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो आपको और सेगमेंट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा जब तक वो एटलीस्ट एक्सटर्नल सेल्स का 75% रिपोर्ट ना कर दे। ठीक है, अच्छा, अगर आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट, अ सेगमेंट आइडेंटिफाइड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड शैल कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर करंट पीरियड। पिछले साल अगर कोई रिपोर्टेबल था तो इस साल भी रिपोर्टेबल रहेगा, चाहे वो थ्रेशोल्ड लिमिट मीट करे चाहे ना करे। ठीक है, अगर कोई करंट ईयर में रिपोर्टेबल है तो प्रीसीडिंग पीरियड का डाटा आपको रीस्टेट करना है। अगर कोई इस साल रिपोर्टेबल बने, पिछले साल नहीं था तो पिछले साल का रीस्टेट करो। मतलब हमने क्या देखा, पिछले साल रिपोर्टेबल था तो इस साल भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। कोई पिछले साल रिपोर्टेबल नहीं था, इस साल बना है तो पिछले साल का रीस्टेट कर दो। और ये आपका क्या है जो हमने ऊपर टेस्ट पढ़ी, मिनिमम रिपोर्टेबल सेगमेंट्स बताते हैं। इसके अलावा भी कोई सेगमेंट रिपोर्ट करना चाहे तो मैनेजमेंट कर सकते हैं एट इट्स डिस्क्रिप्शन। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो रिपोर्ट बनाने के काम आती है। क्या क्या, सेगमेंट रेवेन्यू में क्या कहता है, आपको कई बार रिपोर्ट बनाने को देंगे तो सेगमेंट रेवेन्यू में क्या लिखोगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू कितना है, उस पर एलोकेटेड रेवेन्यू कितना है, अदर सेगमेंट्स के साथ उसका रेवेन्यू कितना है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, एलोकेबल, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू। सिमिलरली एक्सपेंसेस होते हैं आपके। सेगमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस में क्या नहीं आता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं आती जो भी हमने AS5 में पढ़ी थी, इनफ्रीक्वेंट इन नेचर जो होती है, और आपकी क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस होती है। इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस नहीं आता, गेन ऑन लॉस और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या डेट नहीं आता, इनकम टैक्स का एक्सपेंस नहीं आता आपका, और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड एचओ एक्सपेंसेस आपके सेगमेंट्स पे एलोकेट नहीं होते। अगर आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंस कब आ सकता है, जब आप उससे रिलेटेड क्या ले लो, एसेट ले लो। इंटरेस्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू ओवरड्राफ्ट्स और अदर ऑपरेटिंग लायबिलिटीज आइडेंटिफाइंग टू अ पर्टिकुलर सेगमेंट शैल नॉट बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ सेगमेंट एक्सेप्ट unless the operations of segment are primarily of financial nature. Example, बैंक है,
बैंक आपका सेगमेंट है तो उसका तो इंटरेस्ट इनकम लेनी ही पड़ेगी, तो फाइनेंशियल नेचर का सेगमेंट है तो आप इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस ले सकते हो। सेगमेंट रिजल्ट कैसे आएगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। सेगमेंट एसेट्स सेम है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाले ऐड कर दो, एलोकेबल वाले ऐड कर दो, लेकिन उसमें अगर आपने इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम लिया था, मतलब आपका फाइनेंशियल नेचर का बिजनेस था, तो उससे रिलेटेड एसेट्स भी लोगे। जैसे कि सपोज आपने डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उससे रिलेटेड अगर आप इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इनकम में ले रहे हो, तो डिवेंचर्स भी आप एसेट में लोगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। सेगमेंट एसेट्स में क्या इंक्लूड नहीं होता, इनकम टैक्स एसेट्स, डीटीए, एडवांस टैक्स, टीडीएस एक्सेट्रा, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव और एचओ पर्पस वाले एसेट्स। सेगमेंट लायबिलिटीज सेम एसेट्स जैसा, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लेंगे, एलोकेबल लेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर ले रहे हो तो उससे रिलेटेड लायबिलिटी भी लोगे। डीटीएल आपका पार्ट नहीं होता सेगमेंट लायबिलिटीज का। प्राइमरी सेकेंडरी सेगमेंट क्या होता है, जिसपे आपका बिजनेस मेनली मतलब फोकस करता है, रिस्क एंड रिटर्न्स जैसे आपको मेनली डिटरमाइन होता है। अगर आप बोलते हो प्रोडक्ट वाइज हमारे रिस्क एंड रिटर्न्स मेनली डिटरमाइन होते हैं, तो हमारे लिए प्राइमरी रिपोर्टिंग होगी बिजनेस सेगमेंट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग, और सेकेंडरी रिपोर्टिंग होगी जियोग्राफिकल सेगमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन रिस्क एंड रिटर्न्स मेनली किससे इफेक्ट होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज या रीजन्स में ऑपरेट करने से, तो आपका जियोग्राफिकल सेगमेंट प्राइमरी हो जाएगा, बिजनेस सेगमेंट सेकेंडरी हो जाएगी। आपको आइडेंटिफाई नहीं करनी है, आपको गिवन होगा, इट इज डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। प्राइमरी रिपोर्ट में आपका आता क्या है, आपको रिपोर्टिंग का फॉर्मेट पता कैसे आएगा, सेगमेंट रेवेन्यू निकालना होगा। सेगमेंट रेवेन्यू मतलब डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, एलोकेबल और इंटर सेगमेंट रेवेन्यू। उसमें से सेगमेंट एक्सपेंसेस लेस कर दो, ठीक है, आपका सेगमेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे। सेगमेंट रेवेन्यू, सेगमेंट रिजल्ट दिखाना है, कोई आपने फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करे वो लिख दो, कुछ एक्सपेंसेस करे आपने डेप्रिसिएशन अमोर्टाइज वाले, उसको सेपरेटली दिखा दो, एसेट लायबिलिटीज दिखा दो उनकी कैरिंग अमाउंट, और अदर सिग्निफिकेंट नॉन कैश एक्सपेंसेस दिखा दोगे, ठीक है। अगर आप कैश फ्लो बनाते हो तो आपको ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन अलग से दिखाने की नीड नहीं है। सेकेंडरी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में आप क्या क्या लिखते हो, एक्सटर्नल कस्टमर से आपने कितनी सेल्स करी और आपके पास कितने एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। इसका रिपोर्ट का एक क्वेश्चन ट्राई कर लेना अपना, किसमें से, स्टडी मटेरियल में से। सेगमेंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज आपकी सेम होनी चाहिए एंटरप्राइज एज अ होल। ऐसा नहीं कि आपका कोई सेगमेंट तो इन्वेंट्री फीफो पे बेसिस पे वैल्यू करे, बाकी सारे सेगमेंट्स वेटेड एवरेज पे करे, सेम होनी चाहिए पॉलिसी। एडिशनल सेगमेंट इन्फॉर्मेशन आप प्रेजेंट कर सकते हो बोर्ड या सीईओ को, और उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन का तरीका बताना पड़ेगा, फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कभी कभी आपका रिपीट हो जाता है, इंटर सेगमेंट ट्रांसफर्स, अगर आप एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में ट्रांसफर करो तो क्या आप मार्केट प्राइस से बिलो पे ट्रांसफर कर सकते हो, यस। आप कॉस्ट पे, कॉस्ट से कम पे, कॉस्ट पे ज्यादा से, किसी भी पे भी कर सकते हो, लेकिन आपने जो भी पॉलिसी फॉलो करी है इंटर सेगमेंट ट्रांसफर के लिए, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ेगा। Any material change in accounting policies that may relate specifically to segment reporting shall be disclosed along with its financial effect। कोई भी चेंज हो रहा है तो वो बता दो, नॉर्मल चीज है, ठीक है। आप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपका आता है AS 18। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा, स्पीड अप है क्योंकि ये चैप्टर्स इतना ही रेलिवेंस रखते हैं, इसको आपको थोड़ा सा फास्ट पढ़ के इनके क्वेश्चंस को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेना, अदरवाइज एटलीस्ट ये अच्छे से सुन के जरूर जाना, राइट। अब आपका आता है AS 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स क्या होता है, AS 18 prescribes the requirement for disclosure of related party relationship and transaction between reporting enterprise and its related parties। आपका कभी कभी एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप ही सफिशिएंट होता है ट्रांजेक्शंस को इम्पैक्ट करने के लिए, ट्रांजेक्शन होना जरूरी नहीं होता, तब भी आपको रिलेटेड पार्टी बतानी पड़ती है। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, अगर किसी भी टाइम पे आप रिलेटेड पार्टी थे तो आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इट डजंट मैटर आप 31 मार्च को रिलेटेड पार्टी हो या नहीं हो, ठीक है। हाँ, आपका देखो रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स होते क्या है, 5 टाइप्स ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स है एज पर AS 18। अगर आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई कंट्रोल है, कंट्रोल कैसे, होल्डिंग सब्सिडरी का आपका कंट्रोल है या कॉमन कंट्रोल है। कॉमन कंट्रोल मतलब सिस्टर सब्सिडरीज, ये H, ये इसकी सब्सिडरी, ये सब्सिडरी। होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप, सिस्टर सब्सिडरीज, मतलब कॉमन कंट्रोल में सारे ये रिलेटेड है। इनडायरेक्ट कंट्रोल मतलब A का कंट्रोल था B में 60% शेयर्स थे, B का कंट्रोल था C में 70% शेयर्स थे, तो अल्टीमेटली A का कंट्रोल है C पे, ये आपका रिलेटेड पार्टी हो जाएगा, ठीक है। एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर, अगर आप एसोसिएट कंपनी हो, A की एसोसिएट थी, B 40% शेयरिंग थी, क्या हो जाएगा आपका रिलेटेड पार्टी। लेकिन एसोसिएट ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी शैल बी ट्रीटेड एज अ रिलेटेड पार्टी। अगर आपकी सब्सिडरी के एसोसिएट है, A की सब्सिडरी थी 70% शेयर्स था B में, B की एसोसिएट है 40% होल्डर C में, तो A और C रिलेटेड हो जाएंगे। लेकिन एसोसिएट की एसोसिएट
एसोसिएट ऑफ एन एसोसिएट एंड फेलो एसोसिएट्स आर नॉट रिलेटेड पार्टी। ए ने 40% कंट्रोल करा था बी ने, बी ने 30% कंट्रोल करा था सी में। एसोसिएट की एसोसिएट ए के लिए सी रिलेटेड नहीं है, फेलो एसोसिएट्स रिलेटेड नहीं होती। अगर एक ने 30% होल्ड कर रखा है बी में, 40% होल्ड कर रखा है सी में, ए और बी एसोसिएट का रिलेशनशिप रखते हैं, ए और सी एसोसिएट का रिलेशन रखते हैं, लेकिन बी और सी रिलेटेड नहीं होंगे, फेलो एसोसिएट्स रिलेटेड नहीं होते। आपके एसोसिएट की एसोसिएट रिलेटेड नहीं होती, होल्डिंग की सब्सिडरी, सब्सिडरी की एसोसिएट रिलेटेड होती है। ठीक है। जॉइंट वेंचर, आपके जॉइंट वेंचर कैसे, आपके ए और बी ने मिलके ए बी बना दिया। ठीक है, तो ए के लिए ए बी रिलेटेड है, बी के लिए बी रिलेटेड है, लेकिन ए और बी आपस में रिलेटेड नहीं है। को वेंचर्स आर नॉट रिलेटेड। ये रीड करो, को वेंचर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ रिलेटेड पार्टी। नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स। अभी तक हम कंपनी की बात कर रहे थे। इंडिविजुअल है जिसने कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रखा है, वो आपका रिलेटेड पार्टी होगा। सपोज मिस्टर ए ने 80% होल्डिंग कर रखी थी पी लिमिटेड में, तो मिस्टर ए और पी लिमिटेड रिलेटेड हो जाएंगे। या अगर 80 नहीं 40% थी, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, फिर भी रिलेटेड पार्टी होगा। और इसमें मिस्टर ए के साथ साथ उसके रिलेटिव्स भी कवर होंगे। रिलेटिव्स के साथ मिलके अगर मिस्टर ए ने कवर होल्डिंग ले रखी है तो भी आपका रिलेटेड पार्टी होगा। रिलेटिव्स में क्या क्या आएगा, स्पाउस, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फादर एंड मदर। दोबारा बोलो, स्पाउस, सन, डॉटर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ये आपके रिलेटिव्स हैं। केएमपी रिलेटिव होते हैं, केएमपी के रिलेटिव्स भी आपकी रिलेटेड पार्टी होते हैं। केएमपी के रिलेटिव्स भी यही सेम डेफिनेशन है, राइट। केएमपी का मतलब क्या होता है, जिसका ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हम केएमपी नहीं मानते until and unless he has a responsibility for planning, directing and controlling। फिर आपका आता है ऊपर जो हमने डी और सी और डी में जो पर्सन्स देखे, पर्सन डिस्क्राइब्ड इन सी और डी इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, पार्टिसिपेशन इन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज। अगर आपका क्या था, सपोज एक कंपनी थी ए लिमिटेड, उसके डायरेक्टर थे मिस्टर ए। ठीक है, तो मिस्टर ए और ए लिमिटेड रिलेटेड हैं क्योंकि डायरेक्टर एक केएमपी है। मिस्टर ए की अपनी एक कंपनी भी थी पी लिमिटेड, जिसमें उसका 100% शेयर था। तो मिस्टर ए इज एबल टू एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ पी लिमिटेड एंड मिस्टर ए इज आल्सो रिलेटेड टू ए लिमिटेड, हेंस ए एंड पी लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टीज। आई होप इट इज क्लियर। अब कह रहे हैं who are not deemed to be related party, मतलब हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट नॉट डीम्ड। हम सिर्फ इतना रिलेशन देख के नहीं कह सकते कि रिलेटेड पार्टी है। क्या, टू कंपनीज हैविंग कॉमन डायरेक्टर्स, अगर दो कंपनीज के कॉमन डायरेक्टर्स है, दो कंपनीज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती, कुछ कॉमन नहीं है, बस कॉमन डायरेक्टर है, तो हम उनको सिर्फ इस कारण से रिलेटेड पार्टी नहीं बोलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। सिंगल कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंचाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, जनरल एजेंट विद हुम एन एंटरप्राइज ट्रांजैक्ट्स अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम। और आपका कोई सिग्निफिकेंट कस्टमर था जिसको आप 70%, 80% सेल्स करते थे, कोई परचेजर था जिससे मेजरली आपका माल उस पर आता है, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली उस पर डिपेंडेंट हो, स्टिल वो आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं होगी। ये पार्टीज आपकी रिलेटेड पार्टी नहीं होती। क्या क्या, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस जैसे कि बैंक, एनबीएफसी, ट्रेड यूनियंस जैसे लेबर यूनियन हो गया, पब्लिक यूटिलिटीज, कोई आपने किसी से वाटर सप्लाई ले रखी है, वाईफाई की सप्लाई ले रखी है, दैट इज नॉट योर रिलेटेड पार्टी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आर नॉट रिलेटेड पार्टीज। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या देनी है आपको रिलेटेड पार्टी में, अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो भी रिलेटेड पार्टी का नाम और नेचर ऑफ रिलेशनशिप तो बताना है, आपकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट है, जो भी है। डिस्क्लोजर्स क्या देना, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई है तो नाम और डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप तो देना ही देना है, और आपको क्या बताना है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या हुई है, कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, डिस्क्रिप्शन बता दो, वॉल्यूम बता दो, आउटस्टैंडिंग आइटम्स, कोई आइटम राइट ऑफ या राइट बैक करिए, मतलब कोई बैड डेट्स हुए हैं या बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं, कोई भी अदर नेसेसरी एलिमेंट्स हैं। This is important, very important point, not on related party transactions. Related party transactions क्या होंगी, जैसे कि आपका एक कंपनी है 1 अप्रैल 23 से लेकर 30 जून 23, यहाँ तक वो रिलेटेड पार्टी थी। सपोज यहाँ तक उसका आपका होल्डिंग एंड सब्सिडरी रिलेशनशिप था, इसके बाद नहीं है, तो 31 मार्च 24 को आप रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप तो डिस्क्लोज करोगे। आप कहोगे कि चाहे एक दिन के लिए था, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप तो था, लेकिन यहां तक की ट्रांजैक्शंस को ही आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बोलोगे।
इसके बाद की ट्रांजेक्शन आपकी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है। ये हो गया आपका a transfer of resources obligation between related parties regardless of whether a price or not is charged is termed as related party transaction। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे रिलेटेड पार्टी से आपने पैसे ली हो चाहे ना ली हो, चाहे उससे आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जैसे मार्केट रेट पे ट्रांजेक्शन करो, स्टिल इट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ओनली ट्रांजेक्शंस डन ड्यूरिंग पीरियड व्हेन रिलेशन एग्जिस्ट, मतलब कि 1 अप्रैल से 30 जून इन द गिवन एग्जांपल, वही आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होगा। केएमपी को कुछ रेमुनरेशन पे करी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को करी, हमने पढ़ा था नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपका रिलेटेड पार्टी कब होता है, अगर उसके पास प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की अथॉरिटी है, अगर है तो उसकी रेमुनरेशन में रिलेटेड पार्टी, अदरवाइज नॉट रिलेटेड पार्टी। लास्ट है एग्जम्पशन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स किसको नहीं देने, अगर आपकी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है एज पर स्टैट्यूट, लो ने अगर उसको कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने से प्रोहिबिट किया हुआ है तो वो उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना छोड़ सकता है, अगर एएस18 में रिक्वायर्ड था फिर भी। लेकिन इस पे बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, अगर कस्टमर ने एग्रीमेंट कर लिया कि मेरी ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज मत करना, भाई कस्टमर का एग्रीमेंट को थोड़ी ना पूछेंगे, एएस18 इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कस्टमर्स एग्रीमेंट, तो उसमें आपका क्या कंसीडर होगा, एएस18, फिर वो आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेकिन अगर लो ने मना करे, लो के कारण आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रही है, जैसे बैंक्स पे, लॉयर्स पे, सीएस पे कुछ ना कुछ आपके लॉज लगते रहते हैं, कुछ प्रोफेशनल एथिक्स लगते हैं, अगर उसमें आपको मना करे तो आप डिस्क्लोजर देना मना कर सकते हो, लेकिन अगर कस्टमर से एग्रीमेंट हुआ तो नहीं कर सकते। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि होल्डिंग है, सब्सिडरी है, अपने अपने एसएफएस में तो शो करेंगे वो रिलेटेड पार्टी जो ट्रांजेक्शन हुई है, होल्डिंग ने सब्सिडरी को सामान बेचा दिखाएगी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, लेकिन जब सीएफएस बना रहे तो ये इंट्राग्रुप ट्रांजैक्शंस हो जाती है ना, हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंट्राग्रुप ट्रांजैक्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइजेस, कोई एंटरप्राइजेस, दो बैंक्स थे आपके, दोनों गवर्नमेंट के कंट्रोल में, सेम आपका कॉमन कंट्रोल तो है, लेकिन उसको आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की तरह डिस्क्लोजर नहीं करोगे क्योंकि इनमें तो आपके डेली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती रहती है। ये था आपका एग्जम्पशंस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, यहाँ तक आप क्लियर होगा। फिर आपका एक छोटा सा एस आता है, AS24 डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब आपको कोई मेजर सेगमेंट, कोई बिजनेस बंद हो रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा था रिलायंस ट्रेंड है आपके पास, रिलायंस डिजिटल है, अलग अलग आपके सेगमेंट्स थे, आपने बोला रिलायंस ट्रेंड बंद करेंगे, ठीक है, रिलायंस ट्रेंड अगर आप बंद करोगे, मेजर सेगमेंट बंद करो, दैट इज डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो उससे रिलेटेड क्या आपके पास फ्यूचर में एसेट्स रहेंगे क्या, उससे रिलेटेड इनकम होगी, नहीं होगी, तो आप कह रहे हो इसको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करो, यूजर्स को बताओ फ्यूचर में ये सेगमेंट नहीं होगा तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन और डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, यूजर्स की एनहांस कर देते हो आप एबिलिटी प्रोजेक्शंस करने के लिए, सेग्रीगेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आपको ये डेफिनेशन जरूर लिखनी है। A discontinuing operation is a component of enterprise that the enterprise pursuant to a single plan, एक single plan में वो discontinue होना चाहिए, is disposing of substantially in its entirety, या तो पूरा का पूरा एक बार में सेल कर दिया, पूरा का पूरा रिलायंस ट्रेंड की चेन आपने किसी पर्सन को सेल कर दी, या फिर डिस्पोजिंग ऑफ पीस में, पीसेस में आप सेल कर रहे हो, ठीक है। प्लान एक है कि अगले 1 साल में इसको पूरा ऐसे ऐसे बंद कर रहा है, बट एकदम से एक पर्सन को सेल नहीं करा, आप धीरे धीरे उसको सेल कर रहे हो। टर्मिनेटिंग थ्रू अबंडनमेंट, या फिर किसी को सेल नहीं करा, सीधा आपने क्या कर दिया, सिर्फ अबंडन कर दिया, दैट इज योर डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। दैट रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस। सेपरेट मेजर लाइन हो चाहिए, ऐसा नहीं है कि रिलायंस फ्रेश में से आपने एक छोटा सा सामान ब्रेड्स रखने बंद कर दिया, दैट इज नॉट अ डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, पूरा रिलायंस फ्रेश बंद कर दिया, आपका मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, दैट इज योर डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। That can be distinguished operationally and for financial reporting purpose। आप कह रहे हो ऑपरेशनल या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए अलग से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, कैसे पता चलेगा, या तो आप उसके एसेट लायबिलिटीज डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर आपका रिलायंस ट्रेंड बंद हो रहा है पूरा का पूरा तो उसके एसेट लायबिलिटीज भी तो बंद हो जाएंगे ना, अब वो उसके जो भी स्पेस होगा वो सब हट जाएगा, और उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और रेवेन्यू आपका डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हो आप, मतलब कि डायरेक्टली एट्रीब्यूट मतलब जब वो सेगमेंट बंद हो जाएगा तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं होंगे, जैसे रिलायंस ट्रेंड आपने बंद करा, जब बंद हो जाएगा तो क्या उससे रिलेटेड रेंट आपको पे करना होगा, नहीं, क्या उससे रिलेटेड बिल्डिंग आपके पास रहेगी, नहीं, मैनेजर की सैलरी देनी होगी, नहीं, तो उससे रिलेटेड एसेट लायबिलिटीज इनकम एक्सपेंसिव फ्यूचर में नहीं होंगे, तो हम बोलेंगे हम उसको सेपरेटली बता सकते हैं, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए सेपरेट कर सकते हैं, और अगर हम सेपरेट कर सकते हैं और वो बंद हो रहा है तो ही हम उसको बोलेंगे डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन।
अच्छा, एक चीज आपकी आती है कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट होगा। रिलायंस में से आपने रिलायंस ट्रेंड बंद भी कर दिया तो क्या पूरा रिलायंस बंद हो जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है आपका गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो, ठीक है। देन ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जो जनरली आपको लग सकता है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है बट डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं होती? Activities that do not necessarily satisfy criteria A of paragraph 3 of AS24 but that might do so in combination with other circumstances. बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से सबसे पहला ग्रेजुअल फेसिंग आउट। आप धीरे धीरे कम कर रहे हो। सपोज आपका क्या था, जैसे आपका एक एग्जांपल है, आप डिश वॉश बार बनाते थे, ये आपका आईसीआई का एग्जांपल है, और आप एक कोई और वॉशिंग बार बनाते थे, क्लॉथ से रिलेटेड या कोई भी आप बार बनाते थे, ठीक है। आपने बोला ये जो अदर वाली है ना, इसकी सेल्स अच्छी है, इसको ग्रेजुअली कम कर देंगे और डिश वॉश वाली इंक्रीज कर देंगे। बंद करने का कोई प्लान नहीं है, बस धीरे धीरे कम कर रहे हो आप। अब ये तो सोचो ना, कल को वॉशिंग बार आपकी चलने लगी, कुछ भी चेंज आ गया पैटर्न में, तो आप तो कहोगे अब कम नहीं करते, वापस चलाने लग जाएंगे। तो आपको कोई प्लान तो था ही नहीं बंद करने का। तो अगर आप ग्रेजुअली बस कम कर रहे हो, फेसिंग आउट कर रहे हो, तो उसको हम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ सब प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर, बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, दैट इज नॉट डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट और अदर कॉस्ट सेविंग, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के लिए आपने कुछ पार्ट बंद कर दिया, जैसे कि सपोज हमारे अकेडमी पे हम प्रिंटिंग अपने नोट्स की सपोज अकेडमी पे ही करते हैं, लेकिन हमने कल को क्या सोचा कि बाहर से कराएंगे, जिनके पास कुछ हेवी प्रिंटर्स है तो कॉस्ट कम हो जाएगी। तो डिसकंटिन्यू ऑपरेशन है सिर्फ एक एक्टिविटी बंद करिए कॉस्ट सेविंग के लिए। डिसकंटिन्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स विद इन बिजनेस लाइन, बिजनेस लाइन में आपने क्या करा, स्पेसिफिक प्रोडक्ट में करा, जैसे हमने एग्जांपल देखा था रिलायंस फ्रेश में से आपने सिर्फ ब्रेड या मिल्क रखना बंद कर दिया, दैट इज नॉट अ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या होगा, आपको फर्स्ट कौन से साल में डिस्क्लोजर देने स्टार्ट करने होंगे, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन कह रहे हैं, विच एवर अकर्स अर्लियर, इन दोनों में से जो भी ट्रांजेक्शन अर्लियर होगी उस पे, या तो आपका कोई बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट होगा, किसी पर्सन से आपने एग्रीमेंट कर लिया अपना सेगमेंट सेल करने के लिए, या फिर बोर्ड ने अनाउंसमेंट कर दिया डिटेल अप्रूव्ड फॉर्मल प्लान की, अभी किसी से एग्रीमेंट नहीं हुआ लेकिन बोर्ड ने अनाउंस कर दिया डिटेल अप्रूव्ड फॉर्मल प्लान कि आपको बिजनेस सेल करना है, तो दैट विल बी कंसीडर एज योर इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, और उसमें हमने बोला डिटेल्ड अप्रूव्ड फॉर्मल प्लान बताना है, उसका मतलब क्या है, उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए, आप बताओगे क्या क्या एसेट डिस्पोज ऑफ होने हैं, किस मेथड से होने हैं, पीस मेल या फिर पूरा एक साथ, या कैसे, कब तक आपका डिस्पोज ऑफ हो जाएगा, क्या क्या आपके लोकेशन इफेक्ट होगी, एम्प्लॉइज फंक्शंस क्या इफेक्ट होंगे, एंड डिस्पोजल पे आप एक्सपेक्टेड कितना प्रोसीड्स मान के चल रहे हो। ये सारी डिटेल्स आप अपने स्टेक होल्डर्स को दोगे, अप्रूव कराओगे, उस फॉर्मल प्लान को डिक्लेयर करोगे फॉर्मली, तो ही हम क्या बोलेंगे कि आपका इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हुआ है, राइट। इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट होने के बाद आप क्या क्या डिस्क्लोजर्स दोगे, ये तो आपने आइडेंटिफाई करा किस साल से डिस्क्लोजर्स दोगे। डिस्क्लोजर्स क्या दोगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, क्या से ऑपरेशन डिसकंटिन्यू हो रहे हैं, कौन से सेगमेंट में फॉल करते थे, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट क्या हुआ है, बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट हुआ है या अप्रूवल ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ फॉर्मल अप्रूव्ड प्लान हुआ है, और कब हुआ है, कब तक आपका कंप्लीशन हो जाएगा डिसकंटिन्यूएशन, कैरिंग अमाउंट क्या है जो एसेट लायबिलिटी डिस्पोज ऑफ हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या है उस सेगमेंट से रिलेटेड जो डिस्पोज ऑफ हो रहा है, कैश फ्लोज कितने इफेक्ट होंगे, ये सब आप बताओगे। प्री टैक्स प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एंड रिलेटेड टैक्स एक्सपेंस शैल बी डिस्क्लोज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। अदर डिस्क्लोजर्स कब करेंगे, तो इनिशियल डिस्क्लोजर से अदर डिस्क्लोजर जब जब इवेंट होगा, जैसे जैसे आप एसेट सेल करते जाओगे उससे रिलेटेड गेन लॉस अपना P&L में दिखा दो नेट ऑफ टैक्स। सब्सिक्वेंटली आपको कोई चेंज हुआ है कोई भी कैश फ्लोज में या कोई भी उसकी टाइमिंग्स में, वो डिस्क्लोज कर दो। इंट्रीम रिपोर्ट्स में आपको क्या डिस्क्लोजर देने, इंट्रीम रिपोर्ट क्या होता है, हम AS25 अभी पढ़ेंगे। इंट्रीम रिपोर्टिंग क्या होता है, आपका ड्यूरिंग द ईयर जो रिपोर्टिंग होती है। अगर सपोज आपने 31 मार्च को कुछ रिपोर्टिंग करी थी, यहाँ पे आपका इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट हो गया था, यहाँ से आपने रिपोर्टिंग स्टार्ट करी, देन 30 जून 23 को आपने क्या करा, अपनी Q1 की रिपोर्ट बनाई, इंट्रीम रिपोर्ट। इसके बीच में कुछ चेंज हो गया, सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गए, तो आप डिस्क्लोज करोगे इस रिपोर्ट में। सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज और इवेंट्स सिंस द एंड ऑफ द मोस्ट रिसेंट एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अमाउंट और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज, वो सब आप डिस्क्लोज करोगे। डिस्क्लोजर्स कब तक करोगे, तब तक डिसकंटिन्यूअस नहीं हो जाता। डिसकंटिन्यूअस कंप्लीटेड व्हेन द प्लान इज सब्सटेंशियली कंप्लीटेड और अमेंडेड, जब पूरा प्लान आपने जैसे बनाया था कि आप ऐसे बिजनेस अपने एसेट से सेल करोगे वो हो जाएंगे, या फिर बिजनेस पूरा अमेंडन हो जाएगा, ठीक है। फुल पेमेंट आई हो चाहे नहीं आई हो, क्रेडिट पे तो हो सकता है। अगर आपने प्लान विड्रॉ कर लिया, पहले सोचा डिसकंटिन्यू करेंगे, अब नहीं कर रहे, तो फैक्ट और रीजंस डिस्क्लोज करो, ठीक है। डिस्क्लोजर्स आपके सेपरेट होने चाहिए हर डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के लिए। अगर सपोज रिलायंस डिजिटल और रिलायंस ट्रेंड दोनों को बंद करें तो दोनों के अलग अलग डिस्क्लोजर्स देगा।
Comparative information of prior period that is presented in financial statements prepared after the initial disclosure shall be restated. यहाँ तक था आपका AS24. अब आपका आता है AS25. 2 AS और पढ़ना है हमें, AS25 एंड AS29. सबसे पहले देखते हैं AS25 इंटरिम रिपोर्टिंग. AS25 सबसे पहले तो क्या मैंडेट नहीं करता, किस एंटरप्राइज को रिपोर्टिंग करनी है इंटरिम रिपोर्टिंग और कब करनी है. वो सिर्फ ये कहता है आप कर रहे हो तो क्या क्या उसमें मिनिमम कंटेंट्स लिखो. इंटरिम पीरियड क्या होता है, कोई भी पीरियड फुल फाइनेंशियल ईयर से छोटा पीरियड. लेकिन अगर आपका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपने इनकॉर्पोरेशन ही अगस्त में करा है तो आपका फुल फाइनेंशियल ईयर उससे कम ही होगा ना, तो आप उसको तो एनुअल पीरियड ही बोलोगे. या फिर आपका लिक्विडेशन वाला ईयर है वो हो सकता है कम हो 12 मंथ से, लेकिन उसका आप फुल फाइनेंशियल ईयर ही बोलोगे, इंटरिम पीरियड नहीं बोलोगे. इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मीनिंग क्या होता है, जिसमें आप इधर कंप्लीट सेट या कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो फॉर इंटरिम पीरियड. कंप्लीट मतलब पूरा एनुअल जैसा, एनुअल बैलेंस शीट, एनुअल पीएनएल सब कुछ बनाते हो. कंडेंस्ड मतलब सिर्फ एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन समराइज्ड फॉर्म, जैसे आपने अदर इनकम लिख दिया, अदर इनकम 20 करोड़. अदर इनकम के अंदर आपको फर्दर डिवाइड नहीं करना कि क्या क्या इनकम आ रही है, कमीशन, डिविडेंड, व्हाटएवर, वो उसको अलग नहीं बताना, बस अदर इनकम 20 करोड़, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स वगैरह. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग आपको पता ही है. बेसिक डायल्यूटेड ईपीएस आपको दिखाने होते हैं इंटरिम रिपोर्टिंग में भी एज पर AS20. हम इंटरिम रिपोर्टिंग करते हैं कि यूजर्स की अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ाने के लिए और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके टाइमली प्रिपरेशन के लिए. सेलेक्टेड एक्सप्लेनेटरी नोट जो आपको चाहे आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो चाहे कंडेंस्ड, आपको ये शो करने होते हैं. कंप्लीट या कंडेंस्ड आपकी मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन होती है, वो कैसे बना रहे हैं. जनरली इन मार्केट कंडेंस्ड चलता है, हम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं इंटरिम रिपोर्टिंग में. ठीक है, तो आपको क्या एक्सप्लेनेटरी नोट्स दिखाने होते हैं ईयर टू डेट बेसिस. ईयर टू डेट बेसिस का मीनिंग समझ लो, आगे आपके काम आएगा. सपोज 1 अप्रैल 23 आपका ईयर है, ओपनिंग ईयर, और आप रिपोर्टिंग कर रहे हो 30 सितंबर 23. तो ईयर टू डेट मतलब यहाँ ओपनिंग से लेके जिस दिन रिपोर्टिंग कर रहे हो दैट इज ईयर टू डेट. 31 दिसंबर को रिपोर्टिंग कर रहे होते तो कहाँ से, अप्रैल से लेके दिसंबर तक की इंफॉर्मेशन. A statement that same accounting policies are followed. आपको क्या बताना है 31 दिसंबर को कि हमारी सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो हो रही है जो लास्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हो रही थी. अगर कुछ चेंज हुआ है तो बता दो. कोई आपका बिजनेस सीजनल नेचर का है वो बता दो. अनयूजुअल आइटम्स एज पर AS5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सेप्शनल आइटम्स है वो डिस्क्लोज करो. अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंज हो रहा है आपका, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ, कुछ भी चेंज हो रहा है वो डिस्क्लोज करो. कोई आपने शेयर्स इशू करे, बायबैक करे, डेट की रिपेमेंट करी, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट एक्सेट्रा वो बता दो. डिविडेंड पे करा, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड वो डिक्लेयर करा वो बता दो. सेगमेंट का रेवेन्यू, कैपिटल एम्प्लॉयड रिजल्ट वो सब डिस्क्लोज करो. कंपोजिशन ऑफ एंटरप्राइज में कुछ चेंज हो, अमलगमेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, रिस्ट्रक्चरिंग एक्सेट्रा वो डिस्क्लोज कर दो. मटेरियल चेंजेस इन कंटिंजेंट लायबिलिटीज हुई आपकी वो डिस्क्लोज कर दो आप सिंस लास्ट एनुअल बैलेंस शीट डेट. आपको इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस पीरियड के लिए बनानी होती है ये देखना आप, इंपॉर्टेंट है. अगर सपोज आप क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर के लिए क्या बना रहे हो, अपनी इंटरिम रिपोर्टिंग बना रहे हो, तो आपको करंट बनानी है एज एट 30 सितंबर 2023. आप बताओगे उस दिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और उसके लिए आपको एक कंपेरेटिव रिपोर्ट बनानी है कब की, प्रीवियस बैलेंस शीट 31 मार्च 23 को आपकी क्या बैलेंस शीट थी वो डिस्क्लोज करोगे. याद रखना आप कोई से भी पीरियड की इंटरिम रिपोर्टिंग की बैलेंस शीट बना रहे हो, कंपेरेटिव आपकी लास्ट ईयर के 31 मार्च की होगी. ठीक है, P&L आप बनाओगे एक तो क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर, क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर मतलब 1 जुलाई टू 30 सितंबर में आपने कितना P&L करा, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ. और एक हाफ ईयर एंडेड, ईयर टू डेट. ईयर टू डेट मतलब ये आपका करंट इंटरिम पीरियड होता है, क्यूमुलेटिवली फॉर ईयर टू डेट मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक कितना प्रॉफिट अर्न करा. आप एक तो करंट इंटरिम पीरियड का बता दो, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक कितना प्रॉफिट अर्न करा, और एक अब तक ईयर टू डेट 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कितना प्रॉफिट अर्न करा है, कितना लॉस हुआ वो डिस्क्लोज कर दो. कंपेरेटिव सेम पिछले साल का क्वार्टर एंडेड, जो आप सपोज क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2023 करंट ईयर है तो क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर 2022 प्रीवियस ईयर का बना दो, और सेम प्रीवियस ईयर का ईयर टू डेट बेसिस बना दो. रीड करो, कंपेरेबल इंटरिम पीरियड एंड ईयर टू डेट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ये आपका P&L बनता है. कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका क्यूमुलेटिव बनेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 30 सितंबर, और आपका क्या बनेगा प्रीवियस ईयर का भी क्यूमुलेटिव बनेगा ईयर टू डेट बेसिस 1 अप्रैल टू 30 सितंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, ये बनेगा. मटेरियलिटी इन्फॉर्मेशन, मटेरियल जो डिस्क्लोज करनी है या नहीं करनी है हम इंटरिम पीरियड के अकॉर्डिंग देखेंगे. ट्रांजिशनल प्रोविजन, अगर आप फर्स्ट टाइम इंटरिम रिपोर्टिंग कर रहे हो
तो पिछले साल तो आपने कंपेरेटिव P&L और वो सब बनाया ही नहीं होगा कैश फ्लो, तो पिछले साल का बनाने की भी नीड नहीं है। बैलेंस शीट तो आपके पिछले साल की पड़ी होगी 31 मार्च की, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर आप कुछ चेंज करते हो तो आप उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करोगे। मतलब कि अगर आपने सपोज इन्वेंट्री वैल्यूएशन फीफो से वेटेड एवरेज पे आ रहा हो सेकंड क्वार्टर में, तो फर्स्ट क्वार्टर का भी जाके चेंज करोगे। लेकिन अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज है तो वो प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे चेंज होगा। तो प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे के टाइम के लिए। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है, आप बनाते थे प्रोविजन फॉर वारंटी बनाते थे, फर्स्ट क्वार्टर में आप बनाते थे 5%, ठीक है। सेकेंड क्वार्टर में आपने सोचा कि आप 10% बनाएंगे पूरे साल के लिए, तो ये आप 5% इंक्रीज कर रहे हो ना, तो ये आप फर्स्ट क्वार्टर में जाके चेंज नहीं करोगे। आप फर्स्ट क्वार्टर की सेल्स का भी जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो सेकंड क्वार्टर में ही बना दोगे, ठीक है। आपको फर्स्ट क्वार्टर में जाके रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं करना। एग्जांपल्स ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट, इन्वेंटरी राइट डाउन, इम्पेयरमेंट, इनकम टैक्स एक्सपेंस, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, वारंटी प्रोविजन एटसेट्रा। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू रिसीव्ड सीजनली ओकेशनली, कॉस्ट इनकर्ड अनइवनली ड्यूरिंग द ईयर। दोनों को एक साथ समझो। अगर आपका कोई ऐसा रेवेन्यू है, मतलब आप सीजनल नेचर का बिजनेस है, सपोज आपका बिजनेस है हीटर्स बनाने का, गीजर्स बनाने का, विंटर्स का आपका सीजन होगा, विंटर्स में तो एकदम से ज्यादा रेवेन्यू होगा और बाकी पीरियड्स में कम होगा, तो जिस पीरियड का जितना रेवेन्यू आप उतना ही दिखाओ। अगर आपका विंटर्स में सपोज 80 करोड़ की सेल हो रही है, बाकी सब में 20-30 करोड़ रहती है, तो आप ऐसा नहीं है पूरे 4 क्वार्टर्स में इक्वली डिवाइड कर दूंगी, जिस क्वार्टर में जितनी है उतना दिखाऊंगे, ठीक है। क्योंकि क्या हमें दिखाना है ना कि हमारा सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस इस पीरियड में, सपोज आपका विंटर्स का सीजन था, हमने लेके चला अक्टूबर टू फेब वाला, इसमें आपने इनकम अर्न करी 80 करोड़ की, तो आप 80 करोड़ से दिखाओगे, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे ना अपने जो कॉम्पिटिटर्स होंगे कि उन्होंने इस पीरियड में, उनका जब सीजन था उन्होंने कितनी इनकम अर्न करी, ठीक है। सिमिलरली कॉस्ट का जिस पीरियड की जो कॉस्ट होती है आप उसमें शो कर देते हो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स भी जिस पीरियड का उसमें शो करोगे। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स अगर आपका स्लैब बेसिस पे था, वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालोगे, क्योंकि आपको हर इंटरिम पीरियड का दिखाना होगा ना कि इस पीरियड का इतना टैक्स बनता है, तो आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज टैक्स रेट निकालोगे। कैसे निकालोगे, एस्टिमेटेड एनुअल टैक्स लिखोगे डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एनुअल इनकम इनटू 100। जो आपका वेटेड एवरेज टैक्स रेट आएगा उसको हर पीरियड की, हर क्वार्टर की इनकम से मल्टीप्लाई करके हर क्वार्टर में टैक्स निकालते जाना। अगर आपका फ्लैट रेट था मतलब सपोज आपने बोला कि 20% का टैक्स लगेगा, तो फर्स्ट क्वार्टर की जो इनकम है उसको 20% लगा दो, सेकंड क्वार्टर की है जो 20% लगा दो, ऐसे ऐसे आप फ्लैट रेट लगाते जाओगे। स्पेशल टैक्स रेट है, स्पेशल टैक्स रेट मतलब सपोज आपको बोला कैपिटल गेन पे आपका स्पेशल रेट लगेगा। आपकी आ गई विनिंग फ्रॉम लॉटरी और ये सब चीजें जो होती है उस पर आपका स्पेशल रेट लगता है, तो उस पर वो स्पेशल रेट की इनकम लगा दोगे। बची हुई इनकम का वेटेड एवरेज टैक्स रेट कैलकुलेट करने में यूज करोगे। Applicability of AS 25 to interim financial result. Interim financial result, interim financial reporting नहीं कर रहे, आपको सपोज सेबी में लिस्टिंग करानी थी, उसके लिए आपने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रेजेंट करे, अपने अभी तक की इंफॉर्मेशन दी है कि सपोज पिछले 6 मंथ्स में हमने कितना प्रॉफिट अर्न करा है, क्या क्या चीजें हुई हैं, दैट इज योर इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो उसके केस में आपको AS 25 एप्लीकेबल नहीं होगा। जो आपको कंपेरेटिव्स बनाने, P&L, क्यूमुलेटिव वगैरह वो सब चीजें एप्लीकेबल नहीं होंगी, बिकॉज वी आर नॉट making an interim report, we are just making interim financial results for a particular purpose. Suppose quarterly financial results presented under clause 41 of listing agreement, stock exchange और आपके बीच में clause 41 के अंडर listing agreement आपने financial results present करे थे, it does not meet the definition of financial report and hence AS 25 is not applicable. Provision respect of defined benefit scheme, gratuity, pension etc. gratuity आपको इन सब के provisions बनाने, तो आप किस रेट से बनाओगे, जिस रेट से पिछले साल बनाए थे उसी रेट से बना दो। अगर कुछ मेजर चेंजेस कर दो, इट शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ईयर टू डेट बेसिस। ईयर टू डेट बेसिस मतलब 30 सितंबर को बनाना है तो अप्रैल से लेके सितंबर, 31 दिसंबर को बनाना है तो अप्रैल से लेके दिसंबर, दैट इज योर ईयर टू डेट बेसिस। बाय यूजिंग द एक्चुअली डिटरमाइंड रेट्स एट द एंड ऑफ प्रायर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर पे आपने रेट डिटरमाइन करा था उसके अकॉर्डिंग बनाओगे। Adjusted for significant market fluctuations since that time and for significant curtailment, settlement or the significant one-time events, को changes हुए तो आप डिटरमाइन कर लोगे। लास्ट AS आपका AS 29 प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, कंटिंजेंट एसेट्स। पहले हम AS 29 पढ़ते हैं क्यों है, रूल आउट द पोटेंशियल स्कोप फॉर कंपनीज टू मैनिपुलेट प्रॉफिट, कंपनीज प्रॉफिट्स मैनिपुलेट ना कर पाए। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोविजन की नीड नहीं थी तब भी प्रोविजन बना दिया, किस लिए कि आपको टैक्स ना पे करना पड़े, या प्रोविजन की नीड थी फिर भी नहीं बनाया, किस लिए कि आपके हायर प्रॉफिट्स दिखे, EPS हायर दिखे, तो आप उस चीज को मैनिपुलेट ना करो। AS 25 किस पे 29 किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस, किसी अदर AS में आपने प्रोविजन की बात कर ली है,
या एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब जिसमें या तो दोनों ही पार्टीज ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिया है, दोनों ने सेम एक्सटेंट तक दिया, तो किसी की कोई ऑब्लिगेशन बच नहीं रही है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? आपके लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपकी कॉस्ट ज्यादा लगने वाली है उससे बेनिफिट्स के कंपेयर में, तो उसके केस में आप प्रोविजन बनाते हो। प्रोविजन डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या प्रोविजन कब बनाते हो? एन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, मतलब आज उस पे आपको उस कंडीशन को फुलफिल करना ही पड़ेगा, आपके पास ऊपर कोई मतलब और ऑप्शन ही नहीं है। जैसे कि आपने सपोज सेल्स कर दी, अब आपको पता है वारंटी क्लेम इतने % आता ही है, तो आप सेल्स कर चुके हैं, अब वो सामान है कुछ आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते ना, वारंटी क्लेम आपको पता है 10% आएगा ही आएगा, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। पास्ट इवेंट के कारण है, फ्यूचर में जो सेल्स करने वाले उसके लिए नहीं, पास्ट इवेंट जो सेल्स कर चुके हो उसके लिए आप बात करोगे, पास्ट इवेंट। And it's probable that outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the, आपको कुछ resources देने पड़ेंगे, कुछ कैश, कुछ भी आपको रिसोर्स देना पड़ेगा, वो होना चाहिए, और उस जितना आपको रिसोर्स देना पड़ेगा उसका एक रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए आपके पास, तभी आप क्या कहते हैं, आप प्रोविजन बनाओगे, सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को देखने के लिए आप क्या देखते हो? एविडेंसेस देखते हो, ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स देखते हो। जैसे कि सपोज आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपने किसी को कुछ सामान बेचा था, वो खराब हो गया, तो उसने आपको केस कर दिया, पास्ट इवेंट के कारण सामान पहले बेचा था। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कब होगी? जब आपका जो लॉयर है वो क्या कह रहा है, 50% से ज्यादा चांसेस है कि आप ये केस हारोगे, तो आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी। पास्ट इवेंट के केस में कुछ पॉइंट्स हैं। नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर कॉस्ट दैट नीड टू बी इनकर्ड टू ऑपरेट इन फ्यूचर। फ्यूचर से रिलेटेड कॉस्ट के लिए आपको क्या नहीं करना पड़ता, अपना प्रोविजन नहीं बनाना पड़ता। एग्जाम्पल, पेनल्टीज और क्लीनअप कॉस्ट फॉर अनलॉफुल एनवायरमेंटल डैमेज। अगर कोई एनवायरमेंट को डैमेज करा आपने, उसके लिए कोई पेनल्टी आपकी डिटरमाइंड ही नहीं है, तो आप प्रोविजन नहीं बनाओगे। लेकिन अगर है और आप हार्म कर चुके हो नेचर को, तो आप पेनल्टी के लिए प्रोविजन बनाओगे। कोई डीकमिशनिंग कॉस्ट है, टू द एक्सटेंट एंटरप्राइज इज एबल टू रेक्टिफाई, अगर कोई डीकमिशनिंग से रिलेटेड कॉस्ट है उसका प्रोविजन बनाओगे अगर आपको रेक्टिफाई करना है। प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स होना चाहिए आपका। प्रोबेबल आउटफ्लो मतलब आपके वेरी इंपॉर्टेंट 50% से ज्यादा चांसेस, 50% इंक्लूडेड नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 51% आपके चांस होने चाहिए कि आपको आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा, तभी आप प्रोविजन बनाओगे। रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? मैनेजमेंट के जजमेंट से, सिमिलर ट्रांजेक्शन के एक्सपीरियंस या एक्सपर्ट्स ओपिनियन से आप डिटरमाइन कर सकते हो कितना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये पढ़ो। द effects of possible new legislation is taken into consideration in measuring an existing obligation when sufficient objective evidence exists that the legislation is virtually certain to the enacted। मतलब अगर आज आपके ऊपर कोई एनवायरमेंटल लॉ नहीं था, कोई पेनल्टीज नहीं थी, तो आप प्रोविजन नहीं बनाओगे। लेकिन आपको पता है लॉ आने वाला है और वो वर्चुअली सर्टेन है, मतलब ग्रेटर देन 90% चांस है कि वो लॉ आ जाएगा, बैलेंस शीट डेट पे आपको पता है, तो आप प्रोविजन बनाओगे। गेन्स ऑन एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट्स आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। आपको पता है फ्यूचर में कोई एसेट को बेचने पे आपको गेन होगा और उसके अगेंस्ट आपको क्या बनाना है, डीकमिशनिंग लायबिलिटी भी है, तो आप उस गेन को इग्नोर कर देंगे, वो जब होगा तब बुक करेंगे। अभी हम डीकमिशनिंग लायबिलिटी के लिए प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजन को हर बैलेंस शीट डेट पे रिव्यू करो, जिसके लिए प्रोविजन बनाया उसी के लिए यूज करोगे, और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस के लिए प्रोविजन नहीं बना सकते। राइट। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है? प्रोविजन की जो एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुई तो कंटिंजेंट लायबिलिटी होगी। उसमें हमने देखा था प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मतलब 51% और मोर, इसमें 50% और लेस चांसेस होते हैं। पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स एक्जिस्टेंस ऑफ व्हिच विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स नॉट होनली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। तो कंपनी जो होती है, एंटरप्राइज जो होती है, उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करना होता। अगर आपके कोई केस को हारने के चांसेस मतलब कि 50% से कम है, तो आपको उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना, सिर्फ उसको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, अनलेस द पॉसिबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स इज रिमोट, अनलेस वो आपका चांसेस रिमोट है। अगर कोई एंटरप्राइज जॉइंटली और सेवरली लायबल है किसी ऑब्लिगेशन के लिए और वो एक्सपेक्टेड टू बी मेट बाय अदर पार्टीज ट्रीटेड एज कंटीजेंट लायबिलिटी। ए ने और बी ने मिलकर सी की गारंटी दे रखी थी, ठीक है, सी हो गया इंसॉल्वेंट, तो ए और बी को पे करना पड़ेगा 50-50%। बी अपने पार्ट का तो प्रोविजन बनाएगा ही बनाएगा, वो तो उसको पे करना ही है। जो बी का पार्ट है ना, उसको भी कंटिंजेंट लायबिलिटी शो करेगा, क्योंकि कल को बी भी इंसॉल्वेंट होगा तो ए को पे करना पड़ेगा, तो उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी शो करेगा। इसको भी आप कॉन्टिन्यूसली एसेस करोगे। डिफरेंस देख लो,
अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ग्रेटर देन 50% चांस है तो प्रोविजन बनाओ, लेस देन 50% चांस है इक्वल टू 50% कंटिंजेंट लायबिलिटी। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा प्रोविजन, नॉट प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज कंटिंजेंट लायबिलिटी, रिलायबल एस्टिमेट हो सकता है प्रोविजन, नॉट रिलायबल एस्टिमेट कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट एसेट क्या होता है? कंटिंजेंट एसेट होता है जो आपको कुछ पैसे या कोई भी एसेट मिल सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, that arises from unplanned और unexpected events। जैसे कि आपने किसी पे केस किया हुआ था, आपको उससे क्लेम मिलना है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, तो दैट इज अ कंटिंजेंट एसेट। हम कंटिंजेंट एसेट को ना डिस्क्लोज करते हैं ना रिकॉग्नाइज करते हैं, सिर्फ अगर वो क्या है हम उसको बोर्ड रिपोर्ट में प्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में दिखा सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका डिस्क्लोजर भी नहीं करते। हाउएवर अगर आपको वर्चुअली सर्टेन है कि वो कंटिंजेंट एसेट आपको मिल जाएगा तो ही आप उसको डिस्क्लोज करोगे, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक आता है आपका रीइंबर्समेंट्स, इसको एक बार ही समझते हैं। रीइंबर्समेंट, अगर आपका एक था ए जो आपका मैन्युफैक्चरर था, एक आपका था बी जो आपका डीलर था, और एक है सी जो कस्टमर है। अगर आपका जो सी है जो कस्टमर है वारंटी क्लेम डायरेक्टली ए से करेगा, मैन्युफैक्चरर से करेगा, यहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज बी है, बी की बिहाफ पे बात कर रहे हैं। अगर कस्टमर डायरेक्टली ए से वारंटी क्लेम करेगा तो बी को तो कोई ऑब्लिगेशन आएगी नहीं, तो ना वो प्रोविजन बनाएगा ना कंटिंजेंट लायबिलिटी बनाएगा। लेकिन अगर सी बी से क्लेम करेगा और बी को वापस ए रीइंबर्स कर देगा जो भी वारंटी की कॉस्ट लगेगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि पेन भी जवाब देगा लास्ट में, तो हम देखेंगे कि बी को जो ए से क्लेम मिलने वाला है अगर वो वर्चुअली सर्टेन है तो हम क्या करेंगे, कंटिंजेंट एसेट हो गया तो ही हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, अदरवाइज हम उस रीइंबर्समेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए कंटिंजेंट एसेट है। लेकिन बी को सी को तो पेमेंट करनी ही करनी है ना, तो हम प्रोविजन बना के रखेंगे। इसको रीड करो, इस पे ही आपका क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छी केस स्टडी आरटीपी में जनवरी 25 में, उसको सॉल्व करना। एंटरप्राइज जो है बी लिमिटेड की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एक्सपेंडिचर पे करने की, जो रीइंबर्स होगा ए लिमिटेड से, तो ना तो वो लायबिलिटी बनाएगा ना वो प्रोविजन बनाएगा ना कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करेगा, लेकिन ऑब्लिगेशन बी पे आएगी, ठीक है, रिमेन्स विद द एंटरप्राइज, और वर्चुअली सर्टेन है कि रीइंबर्समेंट मिल जाएगी, तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज करेगा और एक सेपरेट एसेट रिकॉग्नाइज कर लेगा। अगर ऑब्लिगेशन है बी पे और वर्चुअली सर्टेन नहीं है कि रीइंबर्समेंट मिलेगी तो एसेट रिकॉग्नाइज नहीं होगा। उस केस में क्या है, कस्टमर ने, आप जो आरटीपी वाला क्वेश्चन है, कस्टमर ने आप पे केस करा कि आपने खराब सामान दिया, आप वो फर्दर सप्लायर पे केस करो कि उसने रॉ मटेरियल खराब दिया था इसलिए हमें उससे कंपनसेशन मिलना चाहिए, इसलिए हम कस्टमर को सामान खराब देना पड़ा। तो अब इस केस में जो कस्टमर ने आप पे क्लेम करा है वो तो उसके लिए तो आपको लायबिलिटी बनानी पड़ेगी, आप प्रोविजन बना के चलोगे। लेकिन जो आपका क्या है पर्सन, जो सप्लायर पे आपने क्लेम कर रखा है वो अगर वर्चुअली सर्टेन नहीं, उन्होंने अगर हाई चांसेस लिखा है ना, दैट इज नॉट वर्चुअली सर्टेन। हाई चांसेस तो 50% से ज्यादा भी हो सकते हैं, वर्चुअली सर्टेन मींस 90% से ज्यादा चांसेस है कि आप केस जीत जाओगे, तो ही आप उसको एसेट को रिकॉग्नाइज करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। सिर्फ जो कस्टमर ने आप पे क्लेम करा उसकी लायबिलिटी बना के रखोगे। आई होप ये क्लियर होगा। रिस्ट्रक्चरिंग का टॉपिक रीड कर लो, बेसिक्स है। अगर कोई आपकी रिस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड एक्टिविटी है, एग्जाम्पल सेल और टर्मिनेशन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, क्लोजर ऑफ बिजनेस लोकेशन, चेंजेस इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, तो इसका आप क्या करते हो, रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन देयर इज अ बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इससे रिलेटेड इंक्लूड करते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट सच एज रीट्रेनिंग और रिलोकेटिंग कंटेनिंग स्टाफ, मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट इन न्यू सिस्टम, क्योंकि इससे आपका क्या होगा, फ्यूचर के मतलब बेनिफिट्स होंगे, करंट में आपका कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो इसका आपको प्रोविजन नहीं बनाना पड़ता। आई होप ये सारे एस आपको क्लियर होंगे, इनको प्लीज गो थ्रू कर लेना, एक बार हल्का फुल्का रीड कर लेना। देखो ये एस ऐसे हैं जो जनरली क्वेश्चंस मतलब बच्चे एस को स्किप कर जाते हैं, अगर आप करके जाते हो ना तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बोनस जरूर होगा। ज्यादा से ज्यादा मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा कवरेज होगी, लेकिन 4-5 नंबर 6 नंबर भी आते हैं ना तो वो बहुत वैल्यू करते हैं, आपको एक एक नंबर की वैल्यू करनी है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।